अब तक हमने लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा कि बिरजू दौड़कर सभी को छत पर बुलाता है और धाए धाए करके उड़ते हुए जहरीले रेडियो एक्टिव धुएं को दिखाता है, जिसके चलते उन्हें वो बिल्डिंग खाली करनी पड़ती है जिसको वो अपना घर कहते थे। जगदीश भगत पिछले 3 घंटों से बस चलाए जा रहा था, पर किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसीलिए मैक्सिको जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि मैक्सिको में 1998 तक कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं था। परंतु जब वो उस दिशा में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी रेडिएशन नापने वाली मशीन चिट 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 करने लगती है, जिसका मतलब था कि मैक्सिको में जो प्लांट था वो ऑलरेडी मेल्टडाउन हो चुका था। इसीलिए वो वापस से लॉस एंजलिस जाने का फैसला करते हैं, पर वहाँ पर एक और खतरा था, और वो खतरा और कोई नहीं लुच्चा भाई था, जो इन्हें कभी भी वापस आकर पेल सकता था। और होता भी वैसा ही है, जिसमें जैसे ही सभी एक बड़ी सी लग्जरी याच में बैठकर समुद्र के बीच में सेटल होने की सोच ही रहे थे कि तभी लुच्चा भाई वहाँ आ जाता है और बिरजू पर अपनी बंदूक तान कर कहता है, ये नई जिंदगी की नहीं अंत की शुरुआत है। उसे देखकर सभी लोगों की फट जाती है, क्योंकि वो इस गधे से और पावर प्लांट से ही तो बचकर भाग रहे थे। अब इससे पहले कि वो गोली चलाकर सबको टपकाता, कोई उसे ही टपका देता है, और उसे टपकाने वाला और कोई नहीं मिस मचौदा थी, जो पिछले कई महीनों से उन्हें ही ढूंढ रही थी। और आखिरकार जब वो मिले तो खतरे में थे, इसीलिए उसने खतरा ही टाल दिया। मिस मचौदा सबको अपना नाम बताती है और कहती है, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, बस हालात ही ऐसे हैं कि मैं देखने में बुरी लग सकती हूँ पर हूँ नहीं। और उन्हें अपने यार ब्लैक जैक से मिलवाती है। अब वो सभी को अपना परिचय देता उससे पहले ही लुच्चा भाई उसकी छाती में गोली उतार देता है, और मिस मचौदा इस बार कई सारी गोलियां दागकर लुच्चा भाई का खेल दोबारा खत्म कर देती है। अब वहाँ पर मौजूद किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये साला अचानक यहाँ हुआ तो हुआ क्या, पर उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बिरजू भड़वा, जिसे अभी भी यकीन था कि लुच्चा भाई मरा नहीं है, वो उसके टट्टों पर लात मारकर इस चीज की पुष्टि करता है। फिर मिस मचौदा सभी को अपने कुत्ते से मिलवाती है, जिसका नाम उसने कुत्ता ही रखा था। सभी लोग उसे देखकर दुख के माहौल में भी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो सभी समुद्र के बीच में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और हम देखते हैं कि उनके पीछे न्यूक्लियर प्लांट का धुआं चारों तरफ फैलता जा रहा है। आगे बिरजू और बाकी के सभी लोग लुच्चा भाई और ब्लैक जैक को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें ब्लैक जैक की बॉडी को तो उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, पर लुच्चा भाई की बॉडी को नहीं, क्योंकि बिरजू को डर था कि ये साला फिर से हमारी मारने आ जाएगा। इसलिए वो पहले तो एक फावड़े से उसके सर को बाकी के शरीर से अलग करता है, फिर शरीर को एक जेट स्की पर रखता है और सर को दूसरी जेट स्की पर, जिन दोनों को वो अलग अलग दिशाओं में भेज देता है ताकि उनका कभी मिलन ना हो और लुच्चा भाई की दोबारा वापसी ना हो। अब बिरजू ठहरा बड़ा वाला लुंड, जिसमें होता ये है कि थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो दोनों जेट्स की एक दूसरे की दिशा में आगे बढ़ने लगती है और टकराकर चकनाचूर हो जाती है। रात के टाइम जब चिंकी बजवाले याच को चला रही थी, तब लाइलाज बीमारी उसके पास आती है और कहती है, हमें जीवैतने हो जाना चाहिए, बताओ हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे। अरे वही जीवैतने हो जहाँ एंडी जेल से वार्डन नॉर्टन की मारने के बाद भाग गया था, और फिर रेड भी जेल से रिहा होने के बाद उससे मिलने गया था। चिंकी बजवाले कहती है, हमें नहीं पता हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले पानी में चलने वाली कोई भी चीज नहीं चलाई। वहीं अंदर जगदीश भगत मिस मचौदा से पूछता है, तो हमसे ड्रोन कांटेक्ट होने के बाद तूने क्या किया? वो बताती है, मैं बंकर से निकलकर मेलबू तुम्हें ढूंढने के लिए गई, और वहाँ मुझे मेरा सड़ियल सा कुत्ता दोबारा मिल गया, पर तुम में से वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ लुच्चा भाई को छोड़कर। उसकी हालत किसी घायल जंगली जानवर की तरह थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे गाड़ी से कुचल दिया हो। खैर कुछ दिन मैंने उसकी सेवा उठाई और उसे चंगा कर दिया, फिर उसने मेरी सेवा की और मजे दिए। आय हाय, एक के बाद एक शॉट, एक के बाद एक शॉट, हर टाइम साला लगा ही रहता था जैसे फावड़ा लेकर खेत में खुदाई कर रहा हो। उसने मेरे लिए एक मस्त सी जीन्स भी डिजाइन की, जिसमें मैं नहाते वक्त उसकी कमर मसल रही हूँ। बिरजू कहता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि गोली मारने से पहले तू उसकी लवर थी। वो कहती है, नहीं हम लवर नहीं थे, वो बस मेरा दोस्त था, जैसे सभी लड़कियों के लड़के दोस्त होते ना, वैसे ही। जगदीश कहता है, ठीक है बहन की लिंडी, ये बता तूने हमें ढूंढा कैसे? वो बताती है, कुछ नहीं, उसने कहीं पर काला धुआं देखा था और वो समझ गया था कि ये तुम ही हो साले, इसीलिए वो तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, और ब्लैक जैक ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना, इसीलिए हमने उसका पीछा किया, और जब वो बिरजू को मारने ही वाला था तब मैंने उसको ठोक दिया। बिरजू भड़वा कहता है, सच में यार तूने हमारी जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो कहती है, नहीं एहसान तो तुम्हारा मुझ पर हुआ है, तुम लोगों की वजह से मुझे दोबारा से जिंदगी जीने का मौका मिला है। मैं उस साले से अपनी खुदाई करवा करवा के थक चुकी थी, ऊपर से खुदाई करते वक्त वो भड़वा अपना सूट भी नहीं उतारता था,
था, बस चैन खोल के पप्पू को बाहर निकाल देता था और मैं उससे खेलती रहती थी। पर अब मेरे पास और भी ऑप्शन है। इसके बाद लाइलाज बीमारी सोने चली जाती है, जिससे बिरजू मिलने जाता है तो देखता है वहाँ पर सभी लोग ऊपर नीचे सो रहे हैं, क्योंकि मिस मचौदा ने कैप्टन स्वीट ले लिया था और इन लोगों को यहाँ फेंक दिया था चूहों की तरह रहने के लिए। इतने में उनकी याच समुद्र में पड़े एक बड़े से लोहे के पाइप से टकरा जाती है, जिसके चलते बूढ़ी घोड़ी चिंकी बजवाले से मिलने जाती है और कहती है, पीहिणिचो, जब तुझे ये चलानी आती ही नहीं है तो कोशिश ही क्यों कर रही है? इसको यही रोक दे, आगे कुछ नहीं दिख रहा। तू डुबो देगी इसको, बीच समुद्र में मरवा देगी हमको। और डबल शाइनी बनकर एंकर वाला बटन दबा देती है, जिससे होता तो कुछ नहीं, बस एंकर जहाँ अटका हुआ था उससे 1 फीट नीचे आकर अटक जाता है, जबकि उसे पानी के अंदर जाकर वोट को जबरदस्ती एक जगह पर ठहरने के लिए मजबूर करना था, ताकि हवाओं से और पानी की लहरों से बहकर याच इधर उधर ना निकल जाए। अगली सुबह बढ़िया बढ़िया करेले का जूस पीते हुए उठती है और देखती है कि साली उनके आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है, क्योंकि एंकर ने अपनी गींड जो मरवा ली थी। खैर, अब बूढ़ी घोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए याच के अंदर पड़े हुए मैप को खोलकर अपनी दिशा का अनुमान लगाने की कोशिश करती है कि वो अभी कहाँ है। तभी वहाँ बिरजू आता है, कहता है, यारो गड़बड़ हो गई। उन्हें लगता है कि इस भड़वे को पता चल गया कि हम समुद्र में गुम हो चुके हैं, लेकिन बात कुछ और थी। वो बताता है कि मेरे बाथरूम का फ्लश काम नहीं कर रहा। ये सुनकर उन दोनों को राहत मिलती है कि चलो इस गिंडवे को नहीं पता। अब बिरजू को कैसे भी करके हल्का होना था, इसीलिए वो एक जुगाड़ बनाता है। अब जैसा वो वैसा ही उसका घटिया जुगाड़, जो बस कुत्ते के छूने भर मात्र से ही समुद्र में गिर जाता है। बिरजू पूछता है, वो सब तो ठीक है, पर हमें यहाँ आसपास कहीं धरती क्यों नहीं दिख रही? बूढ़ी घोड़ी और चिंकी बजवाले बहाना लगाते हुए कहती है, अरे धरती हमें बस पानी के इल्यूजन की वजह से या रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रही, बाकी धरती वहीं पर ही है जहाँ पर उसे होना चाहिए। जिनकी इस बात पर वो आराम से यकीन कर लेता है। अब आज तक पूरी मंडली में कोई भी ऐसा नहीं था जो बिरजू के जोक्स को अहमियत देता हो, उन पर हंसता हो, पर मिस मचौदा कुछ अलग ही थी। वो उसके घटिया से घटिया जोक्स पर भी दबा दबा कर हंसती है, दांत घसती है। इतने में वहाँ पर लाइलाज बीमारी आ जाती है, जो उन दोनों को बकवास जोक पर हंसते हुए देखती है तो उसकी जल जाती है, क्योंकि आज तक तो साला बिरजू की बातों पर कोई नहीं हंसा था, पर अब ये अजीब प्रजाति कहाँ से आ गई। अब जलन चीज ही ऐसी होती है कि आदमी एक दूसरे की कॉपी करने की कोशिश करता है, जिसके चलते लाइलाज बीमारी भी बिरजू के बकवास जोक्स पर जोर जोर से हंसने का दिखावा करती है। जो चीज उन दोनों को बहुत अजीब लगती है तो वो दोनों चौंक कर लट हो जाते हैं कि इस कुटिया में क्या आ गया। इसके बाद लाइलाज बीमारी चिंकी बजवाले और बूढ़ी घोड़ी के पास जाती है, जो दोनों अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही थी, जिस बात पर वो ध्यान नहीं देती और कहती है, मिस मचौदा ने सिर्फ कैप्टन स्वीट पर ही कब्जा नहीं किया, वो बिरजू भड़वा पर भी कब्जा करती जा रही है, और तो और वो उसके सारे जोक्स पर भी ठहाके मार के हंसती है, जिन पर आज तक हम में से कोई नहीं हंसा। अब एक तो याच पर खाना पहले से कम था, ऊपर से वो रईस की चौधी मिस मचौदा चिप्स के पैकेटों को सिर्फ सन बाथ लेने के लिए ऐसे ही वेस्ट कर रही थी। ऊपर से सन बाथ भी प्रॉपर नहीं ले रही थी कि चलो कम से कम एक काम तो प्रॉपर किया जाए, क्योंकि जब वो दोबारा से सन बाथ लेने आएगी तो फिर से एक और चिप्स के पैकेट को खाने की बजाय वेस्ट कर देगी। अब उसे अपने कुत्ते को भी सनस्क्रीन लगानी थी, जिसको लेने के लिए वो जैसे ही जाती है उसको उन तीनों की चुगलियां साफ सुनाई देती है और वो अपने कुत्ते से कहती है, डार्लिंग तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यहाँ अंदर जगदीश भगत बूढ़ी से पूछता है, ये बता हम जीवैत ने हो कब तक पहुंच जाएंगे? अब उसे घंटा भी नहीं मालूम था, इसीलिए वो अपनी उंगली पर थूक लगाकर उसे ऊपर हवा में लहराती है। कहती है, लगभग 45 घंटे में हम वहाँ पहुंच ही जाएंगे। चुस्की लगभग 1 घंटे से अपना ब्रेस्ट मिल्क ढूंढ रही थी, जो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो उनसे पूछती है, क्या किसी ने मेरा दूध देखा? इतने में वहाँ मिस मचौदा सबके लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर चुस्की कहती है, अबे साली ये तो मेरा दूध था। वो कहती है, मुझे क्या पता ये तेरा दूध था, तुझे इसके ऊपर लेबल लगाना चाहिए था ना। इतने में बिरजू वहाँ आता है और एक गिलास चटकी में पी जाता है। कहता है, गजब यार चुस्की, तेरा दूध तो बकरी के दूध से भी अच्छा है। तभी बाहर से चिंकी बजवाले की चिल्लाने की आवाज आती है और सभी दौड़कर बाहर जाते हैं, जिनसे वो बहुत ही खुशी में कहती है कि हमें धरती दिख गई। जगदीश भगत पूछता है, तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? तब से हम धरती का ही तो पीछा कर रहे थे, क्या ये जीवैत नहीं हो है? बूढ़ी घोड़ी बताती है, देखो मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी खबर ये है कि हम रास्ता भटक गए थे, और अच्छी खबर ये है कि हमें एक आइलैंड मिल गया। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, पर हमें मिल गया। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं, पर इस बात का भी वो भला मानते हैं कि उन्हें कोई धरती मिल गई, क्योंकि सिर्फ मिस मचौदा की वजह से ही सारी सप्लाई खत्म होती जा रही थी, पर उसकी रहीसियत नहीं जा रही थी। अब उन्हें आइलैंड मिल गया तो वहाँ पर उन्हें नारियल का पानी या कोई जानवर भी मिल सकता था, जिसको मारकर वो खा सकते थे, इसीलिए वो वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर इतनी बड़ी याच को लेकर नहीं जा सकते थे, जिसके चलते वो एक राफ्ट की मदद से वहाँ जाने का फैसला करते हैं। अब राफ्ट पर सभी लद चुके थे, सिर्फ बिरजू भड़वा और मिस मचौदा को छोड़कर, जो बिरजू भड़वा से पूछती है, ये बता जब तू कुछ ऐसा करता है जो किसी को पसंद नहीं आता तो तेरा रिएक्शन क्या होता है? वो कहता है, कुछ नहीं, बस मैं अपने पाद की तरह गुस्से को हवा में छोड़
छोड़ देता हूँ। मिस मचौदा कहती है फिर तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे तुझसे ऐसी ही उम्मीद थी। और कहती है मैंने अपनी उंगलियों पर यार अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है, इसलिए क्या तू राफ्ट की रस्सी को ढीली कर सकता है। बिरजू कहता है डार्लिंग मैं तो तेरी ढीली कर दूं, वो तो फिर भी रस्सी है। और खुशी खुशी जब उसे ढीला करने में लगा था तभी मिस मचौदा पीछे से चप्पू उठाकर उसके सर में दे मारती है, जिससे वो वहीं लंबा लौट जाता है। फिर वो उस चप्पू की मदद से राफ्ट को धक्का देकर दूर कर देती है और याच को लेकर भाग निकलती है। वो लोग जिन्होंने कभी बिरजू भड़वा की कदर नहीं की थी, कभी उसकी इज्जत नहीं की थी, कभी उसके घटिया जोक्स पर नहीं हंसे, आज उसके लिए उनकी आंखों में आंसू थे। वो बिरजू बिरजू पुकार रहे थे। इधर जब बिरजू को होश आता है तो वो मिस मचौदा पर चिल्लाने लगता है कि भीड़ की लिंडी तू मेरे साथ क्या कर रही है, उस राफ्ट पर मेरी बीवी है जिसको बच्चा होने वाला है, वो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, भगेरा भगेरा। मिस मचौदा कहती है बे लोड़ू तूने ही तो कहा था, तू पाद की तरह अपने गुस्से को हवा में छोड़ देता है, तो छोड़ देना इस बात को भी हवा में और मार मेरी ठाठा करके। चल आज जन्नत के मजा दूं तुझको, बांध बांध के मार मेरी, चल सजा दे मुझको। बिरजू पूछता है बे भीषड़ी की तू बोल क्या रही है, तुझे पता भी है लाइलाज मेरी बीवी है। वो कहती है हाँ अभी तक तो है, और तू टेंशन मत ले, वो जल्दी नहीं मरेगी क्योंकि मैंने उनको खाने की सप्लाई भी दी है। इधर जगदीश भगत अपनी सप्लाई चेक कर रहा था, जिसमें उन्हें पीने के लिए एक शैंपेन मिलती है, चश्मे की एक डब्बी मिलती है जिसमें चश्मे नहीं थे, कुछ नैपकिन थे और छोटा सा एक पैकेट था जिसमें नहीं पता कुछ तो चबाने का था। बूढ़ी कहती है सचमुच यार वो कितनी रहमदिल है, उसने चलो कुछ तो तुम लोगों को खाने के लिए दिया, क्योंकि शैंपेन तो मैं अकेली ही पी जाऊंगी। लाइलाज बीमारी कहती है मुझे बिरजू पर पूरा भरोसा है, वो मेरी जान है, हमें बचा ही लेगा। जिस दौरान वो बातें करते करते टापू की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ हम एक इंसान के हाथों को देख पाते हैं जो झाड़ियों के पीछे से उन्हें ही देख रहा था। इधर बिरजू भड़वा पोल से बंधा हुआ था तो मिस मचौदा उसके खाने के लिए बीन्स का कैन लेकर आती है, जिससे वो कहता है अबे साली तू क्या सोचती है, मैं इन बीन्स को खाऊंगा और भूल जाऊंगा कि मेरी प्रेग्नेंट बीवी के साथ तूने बाकी के लोगों को राफ्ट पर बैठाकर धक्का दिया और मजबूर कर दिया उस आइलैंड पर जाने के लिए जहाँ नहीं पता कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा होगा। मिस मचौदा पूछती है क्या झाड़ी से टूटे हुए खट्टे बेर तुझे पता है स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में? नहीं पता, मैं बता देती हूँ। उसके अंदर जानता है विक्टिम को अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है, देख लेना एक दिन तेरे को भी मेरे से प्यार हो जाएगा। ये सुनकर बिरजू भड़वा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। तब तक पूरी पलटून आइलैंड पर पहुंच चुकी थी, जिन्हें झाड़ियों के पीछे से लकड़ी टूटने की आवाज आती है तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है, इसीलिए वो पूछने लगते हैं कि क्या कोई है वहाँ पर, अरे कोई भीड़ का लिंड है वहाँ पर जब किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आता तो जगदीश भगत अपनी गींड पर हाथ रखकर चेक करने जाता है और तुरंत झाड़ियों के पीछे से एक बुढ़ा चिल्लाता हुआ आता है और सभी के चेहरों को छू छू कर देखता है कि अरे तुम लोग तो भीड़ जो असली हो, मजे आ गए, मुझे बचा लिया गया, अब मैं घर जाऊंगा। पूछता है ये बताओ तुम लोगों की बोट कितनी देर में वापस आएगी? ये सुनकर सभी लोग अजीब सी शक्ल बनाते हैं कि साले अब तुझे क्या बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है, किस्मत ने कितना बड़ा हमारे पेट में घोंपा हुआ है। इधर बिरजू ने याच पर अब तक अपनी नोटंकी चालू कर दी थी, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं मिस मचौदा तेरी लेने के लिए मेरा खड़ा हो गया है, पीछे बंधे पोल की तरह तन गया है, अब तेरे प्यार में मैं गिरता जा रहा हूँ। ये सुनकर मिस मचौदा उसके पास आती है और पूछती है क्या तुझे प्यास लगी है? तुझे पिलाने के लिए मेरे पास 2 चीज है, बता क्या पिएगा? बिरजू नोटंकी करते हुए कहता है अबे साली तू भाग जा यहाँ से, मुझे नफरत है तुझसे, मैं अपनी बीवी से दबा दब। तो बिरजू कहता है फंस गई साली जाल में, अब नहीं बचेगी। इधर लाइलाज बीमारी झाड़ के पत्ते लेकर अभी भी बिरजू बिरजू चिल्ला रही थी, इस आस में कि वो उसे लेने आएगा। और वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम बॉबी बंजारा था, वो बाकियों को अपने रहने का ठिकाना दिखाता है, बताता है ये मेरी वो झोपड़पट्टी है जिसे मैं एंटीलिया से कम नहीं मानता। दूसरी तरफ में भी बंजारा बताता है अरे ये तेरे काम की चीज नहीं है, और जो तू समझ रही है ना वो ये बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि मैंने कोशिश की थी, पर ये जो नारियल लटके हुए हैं ना, ये साले दबाने में वो वाली फील ही नहीं देते, इसीलिए बस मैंने इसको अपना दोस्त बना रखा है ताकि मैं तन्हाई में इससे बात कर सकूं। पर जब बात करने से बात नहीं बनती तो मैं इसमें जबरदस्ती अपने छोटे ताले की चाबी फंसा ही देता हूँ। चुस्की पूछती है ये बता तू इस आइलैंड पर कितने सालों से फंसा हुआ है? वो बताता है यही लगभग 5 साल हो गए, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है पर हाँ इतने तो हो गए। ये सुनकर सभी अजीब सी शक्ल बनाते हैं कि यार इस लोडू को तो कुछ पता ही नहीं है कि बाहर क्या हो गया। इधर मिस मचौदा बिरजू के पास आती है तो बिरजू उसके साथ गुंडी गुंडी बातें करने लगता है, जिससे मिस मचौदा गीली हो जाती है और जब उससे रहा नहीं जाता तो दोनों एक दूसरे का दबाकर थूक चाटते हैं। पर वो छोटी छोटी गोलियों से नहीं खेली थी, इसलिए वो सब जानती थी कि ये क्या चल रहा है और बंदूक तान कर कहती है साले मैं 3 साल से बंकर में थी, मेरी उंगलियों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए मुझसे शान पट्टी करने की कोशिश मत कर। जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और बिरजू कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जिससे वो अपनी रस्सियां काट सके, और तभी उसका ध्यान जाता है उसके पैर के अंगूठे पर, जिसका नखून साला 2 धारी
तलवार से भी ज्यादा नुकीला था, जिस नुकीले पत्थर से वो अपनी सोच से भी जल्दी रस्सी को काट भगाता है और मिस मचोदा को पेलने का प्लान करता है। परंतु जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो उसका कुत्ता उठाकर समुद्र की तरफ झुका देता है। कहता है साली बंदूक फेंक दे वरना मैं इस सड़ेले कुत्ते को फेंक दूंगा। वो कहती है ठीक है भाई फेंक दे भाई फेंक दे, वो बहुत तगड़ा स्विमर है, साले एक बार तो ये ओलंपिक में भी गया था। बिरजू कहता है ठीक है लेकिन अब ये मेरे दांतों से कैसे बचेगा, और उसकी गर्दन पर अपने दांत रख देता है। मिस मचोदा कहती है ठीक है तू इसकी गर्दन को अपने दांतों से काटना चाहता है ना तो काट ले, पर पहले इसकी आंखों में झांक ले। बिरजू कहता है ये बात भी मैं तेरी मान लेता हूँ, पर मैं इसका पिछवाड़ा काट खाऊंगा तो बता क्या करेगी तू। ये सुनकर इस बार मिस मचोदा सच में डर जाती है और बंदूक नीचे रख देती है कि कहीं ये साला पागल मेरे कुत्ते का पिछवाड़ा ना चट कर जाए। बिरजू कुत्ते को छोड़कर उसकी बंदूक लेकर फटाक से छत पर जाता है ये देखने के लिए कि टापू किस तरफ है, पर घंटा आसपास कोई टापू नहीं था और उसे ये भी नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। यहाँ झाड़ हिला हिलाकर लाइलाज बीमारी अपनी उम्मीद खोने लगी थी कि बिरजू उन्हें लेने वापस आएगा। तभी वहाँ बॉबी बंजारा आता है और कहता है ऐसे हार मत मान, मैंने भी पिछले 5 सालों से हार नहीं मानी। जब भी यहाँ आसपास से कोई शिप गुजरता था तो मैं पहाड़ी की चोटी पर जाता था और वहाँ से फ्लेयर गन चलाता था, वो बात अलग है कि किसी ने उसे देखा नहीं। ये बात सुनकर लाइलाज बीमारी उससे पूछती है क्या तेरे पास फ्लेयर गन है भड़वे। वो कहता है हाँ है तो, पर उसमें सिर्फ एक ही गोली है और तुम्हारा जहाज यहाँ से बहुत दूर जा चुका है, इसीलिए बहुत कम चांस है कि वो उसे देख पाएंगे। हम उसे सिर्फ तभी चलाएंगे जब कोई जहाज हमारे आसपास होगा। लेकिन जब लाइलाज बीमारी नहीं मानती तो वो कहता है देख मैं जानता हूँ तू अपने बिरजू भड़वा का लप्पू लेने के लिए बहुत बेताब है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। बीमारी गुस्से में कहती है अबे साले लप्पू लेने की बात नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारी आखिरी उम्मीद है, गिंडवे पूरी धरती मर चुकी है, कोई जिंदा नहीं है। ये सुनकर बॉबी बंजारा बिल्कुल शांत हो जाता है जैसे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। बीमारी बताती है कि यार एक वायरस फैला था जिसकी चपेट में जो आया सबकी मर गई, इस मृत भूमि पर सिर्फ हम ही जिंदा है, इसलिए ना कोई प्लेन है ना कोई बोट, सिर्फ उस याच को छोड़कर जिस पर मेरा बिरजू भड़वा है। ये सुनकर बॉबी बंजारा की वो उम्मीद जिसके जरिए वो अब तक जिंदा था टूट जाती है। रात के समय बीमारी उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है देख यार मैं तुझे ऐसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि कई बार उम्मीद ही हम लोगों को जिंदा रखती है। वो कहता है हाँ चल इसलिए चल चलकर आग जलाते हैं और पूरे पहाड़ को ही जलाकर भस्म कर देते हैं। इधर बिरजू भड़वा जो उम्मीद खो चुका था कि वो दोबारा से अपनी लाइलाज बीमारी को देख पाएगा हताश होकर बैठा था। तभी मिस मचोदा उसके पास आती है और कहती है चल आजा गिंडवे मुझे तुझे कुछ दिखाना है, और उसे दूर से जलती हुई मध्यम मध्यम रोशनी दिखाती है। ये देखकर बिरजू खुश हो जाता है और उस तरफ निकल पड़ता है। सुबह तक वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं जिसे देखकर लाइलाज बीमारी बहुत खुश होती है। बिरजू कहता है तूने यार मुझे आग जलाकर क्या इशारा दिया, मान गए तेरी बुद्धि को। फिर वो सभी बिरजू को बॉबी बंजारा से मिलवाते हैं। पीछे खड़ी मिस मचोदा भी उनसे फिर से घुलने मिलने की कोशिश करती है पर अपना सामान रखने लगते हैं। बिरजू सभी को समझाता है कि यार वो इतनी भी बुरी नहीं है जैसी उसने हरकत की थी। तुम जानते हो लाइलाज बीमारी ने जो आग लगाई थी वो मैंने नहीं देखी थी, मिस मचोदा ने देखी थी। इतने में वो भी वहाँ आ जाती है और कहती है देखो यारो तुम लोग मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मेरी हरकत ही ऐसी थी। तुम मुझे अगर अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते तो मत लेकर जाओ, पर तुम प्लीज मेरे कुत्ते को अपने साथ ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ घास फूस खाए नारियल का पानी पिए। चिंकी मजवाले कहती है हाँ ठीक है हम तेरे कुत्ते को अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि उस बेचारे की क्या गलती जिसको मिस मचोदा जैसे ही नीचे छोड़ती है बुरी सी शकल बनाकर वहाँ से कट लेती है। तभी बॉबी बंजारा वहाँ आता है और पूछता है क्या तुम लोग उसे आइलैंड पर ही छोड़कर जा रहे हो। चिंकी मजवाले कहती है तू भी तो साले इतने सालों तक यहाँ जिंदा था, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। बॉबी कहता है देख बीहड़ की लिंडी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे आज न कल बचा लिया जाएगा, पर बिना उम्मीद के यहाँ रहना नामुमकिन है। ये सुनकर सभी पलटकर मिस मचोदा की तरफ देखते हैं जो साली इतनी बावली गिंड थी कि नारियल को सीधा बुड़का मार रही थी। गधी को ये तक नहीं पता था कि नारियल फोड़ कर खाया जाता है। लाइलाज बीमारी जिसका दिल बहुत साफ था कहती है ठीक है वो हमारे साथ आ सकती है, पर एक शर्त पर। जो शर्त ये बॉबी बंजारा के बाल काट देती है जिससे आज पिछले 5 सालों में वो फ्रेश फील करता है। जगदीश भगत पूछता है ये बता बंजारा भाई हम जीवैत नहीं हो कब तक पहुँच जाएंगे। वो कहता है ज्यादा नहीं, इस स्पीड पर हम 1 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाएंगे, हम इससे तेज भी जा सकते हैं, पर हमें मिस मचोदा के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने इसे तेज भगाया तो वो पीछे पलटी खा जाएगी। बूढ़ी घोड़ी कहती है अरे यार मुझे अभी याद आया उस आइलैंड पर मैं अपने सनग्लासेस भूल गई, क्या तुम इस लोड़ा गाड़ी को वापस घुमा लोगे। चुस्की कहती है अबे साली तेरा दिमाग क्या दारू ने चूस लिया है, सनग्लासेस ही तो है, हम कहीं और से ले लेंगे। वो कहती है नहीं वो मेरे फेवरेट थे, मुझे नहीं पता, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और दूरबीन उठाकर उन्हें देखने लगती है। लेकिन उसे दिखता कुछ और है जो देखने के लिए जगदीश भगत भी दूरबीन उठाता है तो हम देखते हैं वो भैंस के बच्चे को वहीं छोड़ आए हैं, जिसको लेने के लिए जैसे ही याच घुमाया जाता है लहरें तेज हो जाती है और मिस मचोदा अपनी
राफ्ट से बाहर गिर जाती है, जिसे बॉबी बंजारा पानी से बाहर निकालता है। लाइलाज बीमारी कहती है साली तू यहाँ आने के लायक नहीं है, वापस अपनी राफ्ट में चली जा, क्योंकि अभी तक उसने उसे उसकी गलतियों के लिए माफ नहीं किया था। परंतु जब सभी लोग कहते हैं कि यार चल छोड़ ना, तो लाइलाज बीमारी भी उसे याच पर आने की इजाजत दे देती है। आगे रात के समय जब सभी डिनर कर रहे थे तब मिस मचौदा वहाँ आती है और कहती है दोस्तों मैंने एंकर साफ कर दिया है, अब अगर किसी को अपने डिनर के टाइम पैर दबवाने हैं तो बता दो, मैं अच्छे से दबाऊंगी। जिसे सभी लोग एक एक करके मना कर देते हैं। साथ में हम उस भोंदू बच्चे को भी देखते हैं जो आइलैंड पर पीछे छूट गया था। खैर जब किसी को भी मसाज नहीं करवानी थी तो वो वापस जाकर डेक की साफ सफाई में लग जाती है, जिसके लिए बॉबी बंजारा कुछ खाने को लेकर आता है। तो वो पूछती है क्या मैं इसे तेरे लिए गर्म करके लेके आऊं? वो कहता है नहीं, मैं ये तेरे खाने के लिए लेकर आया हूँ। आगे दोनों अकेले में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, जिसमें वो उससे पूछती है तू इतना अच्छा क्यों है? बॉबी बंजारा कहता है देख यार मैं है ना पिछले 5 सालों से अकेला रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ अकेला रहना कैसा लगता है। और जल्द ही दोनों चुम्मा चाटी पर उतर आते हैं। फिर खेत में कबड्डी भी खेलने लगते हैं। सुबह उससे बूढ़ी घोड़ी पूछती है तेरे और बॉबी बंजारा के बीच कल रात कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम दोनों की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कहती है कल रात, हाँ कल हुआ तो था। बॉबी बंजारा है ना साला सच में बहुत बड़ा मजदूर है भाई, क्या गला घोट घोट के ली उसने मेरी भाई साहब। लास्ट वाले में तो क्या बताऊं, पसीने टपाटप गिर रहे थे और पटापट सोट लग रहे थे। बूढ़ी घोड़ी कहती है चाहे वो तेरी पटापट ले या सटासट ले, पर अगली बार तेरी ऐसे चिल्लाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। वो कहती है मैं ध्यान रखूंगी और झटपट वहाँ से निकल लेती है। आगे जब वो शीशे साफ कर रही थी तभी पीछे से बॉबी बंजारा आता है और उसे भींचने लगता है। वो पूछती है क्या कर रहा है, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा? बॉबी कहता है अरे डार्लिंग चल पार्टी चल रही है, पार्टी में चलते हैं। वो कहती है नहीं यार मेरा पार्टी में जाना अलाउड नहीं है। बॉबी कहता है क्यों अलाउड नहीं है, मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड तो जाएगी ही ना। वो पूछती है गर्लफ्रेंड, मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन गई? वो कहता है हाँ और क्या, तू मेरी गर्लफ्रेंड ही तो है। इधर पार्टी के नाम पर सिर्फ सत्संग चल रहा था और सत्संग भी तब रुक जाता है जब मिस मचौदा वहाँ बॉबी बंजारा के साथ आती है। अब बॉबी बंजारा अपने रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करने ही वाला था कि तभी भोंदू चिल्लाकर कहता है हमें धरती दिख गई, हमें धरती दिख गई, जिस पर सभी लोग दौड़कर उधर जाते हैं। जगदीश भगत कहता है वाह यार हम आखिरकार जीव इतने हो पहुंच ही गए, देखो यार यहाँ की रेत कितनी सफेद है, गजब मजा आ गया। बूढ़ी घोड़ी जो दूरबीन से देख रही थी वो कहती है अबे लोडू वो रेत नहीं है, ले दूरबीन से देख। और हम पाते हैं कि वो सच में रेत नहीं है, बस मरे हुए लोगों की बॉडी को सफेद तिरपाल में लपेट रखा है। खैर फिर भी वो वहाँ जाने का फैसला करते हैं और हम नजदीक से देख पाते हैं कि तिरपाल में हड्डियां ही हड्डियां भरी हुई है। ये देखकर बॉबी बंजारा अंदर से टूट जाता है। मिस मचौदा उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि यार ये सब चलता रहता है, लोग मरते रहते हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में कहता है जा कमीनी मेरा सामान लेकर आ, और अपना पूरा सामान उससे गधे की तरह ढुआता है। कहता है चल अब निकल ले यहाँ से, और दरवाजा उसके मुंह पर मार देता है, जिस पर मिस मचौदा रोने जैसी शकल बनाकर वहाँ से चली जाती है। इधर लाइलाज बीमारी बिरजू की आंखों पर हाथ रखकर उसे एक जगह दिखाने लाती है जो और कुछ नहीं एक अस्पताल होता है, जिसकी हालत सरकारी हॉस्पिटल जैसी थी, जिसको सजा धजा कर वो अपना घर जैसा बनाना चाहती थी ताकि जब उसकी थैली फटे तो वो आसानी से अपने बच्चे को जन्म दे सके। तभी लाइलाज बीमारी की नजर मिस मचौदा पर पड़ती है जो बेंच पर बैठकर धाए धाए रो रही थी। आगे जब सभी डिनर कर रहे थे तब मिस मचौदा भी वहाँ पर आती है, जिससे बॉबी बंजारा पूछता है तू कमीनी यहाँ क्या तेल लेने आई है, तुझे किसने इनवाइट किया? वो कहती है मुझे लाइलाज बीमारी ने इनवाइट किया क्योंकि अब वो मेरी दोस्त बन गई है। बॉबी बंजारा कहता है ठीक है फिर तो तू ही खा यहाँ पर, और वहाँ से उठकर जाने लगता है। मिस मचौदा पूछती है यार तुझे यहाँ आते ही अचानक क्या हो गया? मैं जानती हूँ मैं बिस्तर में थोड़ा कम कूदती हूँ, पर तू कहेगा तो मैं अगली बार से दबा कर कूदूंगी, पर तू मेरे साथ ऐसा मत कर, सच बता क्या हुआ है, तू मुझसे प्यार नहीं करता ना? वो कहता है हाँ मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तेरे साथ ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और नहीं चाहता हूँ कि तू मेरी याद में अपने छेद में उंगलियां तोड़े। इसके बाद अगली सुबह जब बॉबी बंजारा अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने की तैयारी करता है तभी मिस मचौदा भी वहाँ आती है और कहती है मैं भी बॉबी बंजारा के साथ जा रही हूँ क्योंकि मैं इस लवड़े से प्यार करती हूँ, और सभी से दोनों झटपट फटाफट अलविदा लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। आगे लाइलाज बीमारी जिसने सरकारी अस्पताल को घर बना दिया था उसका उद्घाटन करती है, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि वहाँ साली दवाइयों की, उल्टियों की, खून की बदबू आ रही थी। इसीलिए अब सभी अलग अलग रहने का फैसला करते हैं। जगदीश भगत चिंकी बजवाले के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसीलिए वो मस्त से कपड़े पहनकर आती है हाउसकीपिंग करते हुए, ताकि जगदीश भगत उसे तुरंत घोड़ी बना ले। के समय लाइलाज बीमारी और बिरजू को बुढ़िया की याद आती है तो वो उससे मिलने
जाते हैं। तभी अंदर से चिंकी बजवाले की हंसने की आवाज आती है, तो दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ तो पूरी की पूरी पलटून बैठकर डिनर कर रही है और उन्हें इनवाइट भी नहीं किया गया, जिस बात से लाइलाज बीमारी नाराज हो जाती है और बिरजू भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सुबह हम जगदीश भगत को देखते हैं, जिसकी हालत पतली हुई पड़ी थी, तो वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, क्योंकि पूरी रात उसने चिंकी बजवाले के खेत में अपना घोड़ा दौड़ाया था, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रही थी। कोस्प्ले खेलने को वो अभी भी बेताब थी, इसलिए एक टपोरी वाला भेष बनाकर आती है और पूछती है, हारे छोरा के कर रहा तू यहाँ अकेलो बैठ के, चल अपनो बटवो निकाल, बटवो ना है तो पजामो उतार। जगदीश कहता है, अबे अभी इण की लिंडी अभी अभी तो शिलाजीत खाई थी, थोड़ी सी ताकत तो आने दे, गोटे सूख कर कंचे बन गए, थोड़ी सी जान तो आने दे। लेकिन चिंकी बजवाले नहीं मानती और गदागद अपनी देने में लगी रहती है। जगदीश कहता है, मैं स्टोर जा रहा हूँ, मुझे और एनर्जी ड्रिंक चाहिए, जिसे लेते वक्त वो वहीं लंबा लौट जाता है। जो सब वो वोकी टोकी पर सभी को बताता है, तो चिंकी बजवाले सबसे पहले वहाँ पहुँचती है और बाकी सभी को बुलाकर उसे लेकर लाइलाज बीमारी के अस्पताल में पहुँचती है, जहाँ उसे मशीन पर पटका जाता है और जल्दी से होश में लाया जाता है। बूढ़ी घोड़ी पूछती है, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? चिंकी कहती है, यार मैंने इससे है ना अपनी कुछ ज्यादा ही बजवा ली, इसे 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं दिया, 3 दिनों से ये सोया भी नहीं है, इसीलिए इसकी हवा निकल गई, टट्टो की जान निकल गई। आज 3 दिन बाद उसे पानी पिलाया जाता है, क्योंकि तब से तो वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक ही पी रहा था। चिंकी कहती है, अब से बेबी तू दिन में बस मेरे 4 से 5 शॉट लिया कर, इससे ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है, वरना साले तू खेल जाएगा, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब सभी लोगों को एक साथ देखकर बूढ़ी घोड़ी को और लाइलाज बीमारी को एहसास होता है कि उन्हें एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। बूढ़ी कहती है, ठीक है हम साथ में रहेंगे, पर मेरी एक शर्त है, हम इस अस्पताल वाले घर में नहीं रहेंगे। इसके बाद कहानी चली जाती है 2017 में, जहां हम 2 भाड़े के टट्टुओं को देखते हैं, जो एक बड़ी सी हवेली में घुसते हैं और एक एक करके लोगों को दिन दहाड़े मारने लगते हैं। परंतु कोई उन दोनों को ही मार देता है, जो और कोई नहीं, दादी मर्दानिया थी। वो अपने समय की बहुत बड़ी चलती फिरती डॉन थी, गुंडी थी, दाऊद के झाटों का मुरब्बा थी। इसके बाद दादी मर्दानिया को अपने किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं रहता। उसे यकीन था कि जरूर किसी अंदर के सांप ने ही उन लोगों की अंदर आने में मदद की होगी। अब उसे अपने एक खास आदमी पर भयंकर वाला शक था, इसीलिए वो उसे एक रूबिक क्यूब देती है। कहती है, इसके सारे कलर मैच कर दे, तेरे पास 10 सेकंड है, जिसको वो जल्दी जल्दी मैच करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही कलर मैच होने वाले होते हैं, दादी मर्दानिया उसे पेल देती है। कहती है, बस थोड़ा सा ही दूर था लोड़े तू। इस हादसे के बाद बाकी के लोगों को अब दादी मर्दानिया से डर लगने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि बिना सबूत के जब वो उसे मार सकती है तो हमें भी मार सकती है। और बस यहीं से शुरू होता है खेल दादी मर्दानिया को मारने का, गीण फाड़ने का, जिसमें जब उसका जन्मदिन होता है तो वो एक पिनियाता के अंदर होममेड मुर्गा छाप डाल देते हैं। अब दादी मर्दानिया बहुत शानी थी, जो कहती है, नहीं मैं इस पिनियाता को डंडे से नहीं मारूंगी, पहले तू मार, जिससे उस गद्दार की फटके हाथ में आ जाती है। उसका पिछवाड़ा ऊपर वाले को याद करने लगता है। शुरुआत में तो वो अंधे लवड़े की तरह डंडे को इधर उधर चलाता है कि किसी तरह से बच जाऊं, पर दादी अलग ही खिलाड़ी थी। कहती है, ले मैं तेरी मदद करती हूँ, देख इधर है वो, यहाँ डंडा मार भीषड़ी के। अब इससे पहले कि वो पिनियाता पर डंडा मार के मुर्गा छाप छुटाता, उससे पहले ही वहाँ गोलियां चलने लगती है और सभी लोग इधर उधर भाग जाते हैं, जिस तरह से वो घटना टल जाती है। इसके बाद कहानी आ जाती है वापस वर्तमान में, जिसमें हमारी पलटून रहने के लिए दादी मर्दानिया की हवेली को चुनती है। अब धीरे धीरे करके सभी लोग अपना सामान उस हवेली में शिफ्ट कर रहे थे। इस बीच लाइलाज बीमारी हर तरफ अपने पसंद के कमरे में बबल रैप बिछा रही थी, ताकि उसके होने वाले बच्चे को किसी भी चीज से चोट ना लगे, जिस काम में बिरजू बवासीर भी उसकी मदद कर रहा था। इसी दौरान उसके हाथ लग जाता है वही रूबिक क्यूब, जिसके कलर 10 सेकंड में मैच न होने पर दादी मर्दानिया ने अपने चेले की गींड मार दी थी। खैर उस रूबिक क्यूब के साथ बिरजू खेलना चाहता था, पर लाइलाज बीमारी उसे ऐसा करने नहीं देती। कहती है, साले तू अपने बेटे को क्या जवाब देगा जब उसकी एक आंख यहाँ गिरने की वजह से फूट जाएगी तो, और उससे रूबिक क्यूब ले लेती है। वहीं हम भोंदू को देखते हैं, जिसे स्टोर रूम में वही पिनियाता मिलता है जिसके अंदर टॉफियों की जगह कातिलाना सामान रखा था, जिसे भोंदू कमरे के अंदर रस्सी से लटका देता है और उसे एक लोहे की छड़ी से जैसे ही मारता है, साला घंटा कुछ नहीं होता, उसमें से असली की टॉफियां ही गिरती है, लोहे के छर्रे नहीं निकलते, जिन्हें पाकर भोंदू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसे इन्हीं टॉफियों की तलाश थी। ये नहीं पता साले तू बाल बाल बच गया। और यहीं से कहानी वापस दादी मर्दानिया के टाइम में चली जाती है, जिसमें जब उसके जन्मदिन पर गोली चली थी तो सभी लोग इधर उधर भाग गए थे और दादी अपने दोनों खास आदमियों के साथ एक कमरे में छिप गई थी। जिसको एक बंदे पर शक होता है तो वो उस पर बंदूक तान देती है और जैसे ही गोली चलाने वाली होती है तो दूसरा वाला दादी मर्दानिया को ही मार देता है। उसके बाद डीईए वाले वहां आते हैं और उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिस पर दादी मर्दानिया को शक था, लेकिन वो फुल ईमानदार था। गद्दार तो बीहिन का लिंड दूसरा था। कहता है, मुझे लगा था कि तुझे पता होगा कि मैं डीईए वाला हूँ, क्योंकि अगर तुझे नहीं पता होता तो तू मुझे उस दिन पिनियाता को डंडा क्यों मारने देता। ईमानदार वाला कहता है, अरे यार मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने वो बम पिनियाता के अंदर रखा ही नहीं था। गद्दारी वाला पूछता है, अच्छा बम पिनियाता के अंदर
अंदर नहीं था तो किसके अंदर है? वो कहता है अब किसे पता कि बम किसके अंदर है, मैं तो नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये था कि बम था तो हवेली में ही, पर कहाँ था ये किसी भी भीड़ के लिंड को नहीं पता था। हो सकता है कि वो बम बिरजू के रूबिक क्यूब में हो, जिसके कलर मैच होते ही वो फट जाए, क्योंकि दादी मर्दानिया को उस क्यूब के साथ खेलने का बहुत शौक था। फिर इसके बाद सीन कट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लाइलाज बीमारी को पता भी नहीं चलता कि उसका एक बच्चा कट से बाहर आ गया है, जिसे बिना खून खराबे और शोर शराबे के अपनी टांगों के बीच में लेटा हुआ पाकर लाइलाज के साथ साथ बिरजू की भी फट जाती है। आगे जब ये बात सभी को पता चलती है तो उनके छक्के छूट जाते हैं कि भीड़ जो सोते सोते बच्चा कैसे हो सकता है, साला इतना ज्यादा मामला ढीला पड़ चुका था क्या? वहाँ से निकलते ही बूढ़ी घोड़ी फटाक से दारू पीना शुरू कर देती है, क्योंकि 2 हफ्तों से वो सोबर घूम रही थी कि उसे शायद बच्चे के खुर खींचने पड़ सकते हैं, पर वो तो खुद ही बाहर आ गया था। अब बच्चा हो गया था पर फिर भी लाइलाज बीमारी का पेट कम नहीं हुआ था, इसीलिए वो बूढ़ी घोड़ी से अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है, जो उसे देखकर बताती है कि तूने सिर्फ एक ही बच्चे को हगा है, दूसरा हगना बाकी है। फिर जब ये बात बिरजू को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है कि साला एक झटके में ऐसे ही 2-2 बच्चे पैदा करूंगा, दुनिया की आबादी फिर से बढ़ा दूंगा। बूढ़ी घोड़ी कहती है ओ रुक जा, इतना उड़ मत, हालांकि जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, पर ये तेरा दूसरा वाला थोड़ा सा और टाइम लेगा बाहर की दुनिया देखने में अभी। इसके कुछ दिनों बाद बूढ़ी घोड़ी लाइलाज बीमारी का चेकअप वगैरह करती है और कहती है कि बच्चे को अभी निकालना पड़ेगा वरना दिक्कत हो सकती है। बिरजू उसके साथ बहस करने लगता है कि नहीं, हम जबरदस्ती अपने बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, वो अपनी मर्जी से ही आएगा। जिस बहस के दौरान लाइलाज बीमारी चुपचाप कोने में जाती है और अपने दूसरे बच्चे को भी हक देती है। ये देखकर दोनों के छक्के छूट जाते हैं कि भीड़चो ये इंसान तो नहीं हो सकती, इसने बच्चा पैदा करने वाली प्रक्रिया का मजाक बना के रख दिया। आगे जब तीनों बच्चों को एक साथ खिलाया जा रहा था तभी बिरजू वहाँ रूबिक क्यूब लेकर आता है, जिसे वो मैच करते हुए कहता है देखो दोस्तों, मैंने एक तरफ के कलर मैच कर दिए। हमें लग रहा था कि रूबिक क्यूब फटेगा, लेकिन वो नहीं फटा। अब काफी दिनों से सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसीलिए बकचोदी का बवंडर फैलाने के लिए ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेती है, जिन्हें देखकर बकचोदी की राजकुमारी लाइलाज बीमारी भी शर्मा जाती है कि ये साला चल क्या रहा है, अच्छे खासे टीवी शो का पजामा फाड़ दिया। खैर अब घर में 3 बच्चे हो गए थे, जिस वजह से घर में हर टाइम कुआं रहती थी, जिसके चलते चिंकी बजवाले शांति से अपनी मनचाही बुक नहीं पढ़ पा रही थी। इसीलिए वो स्टोर रूम में चली जाती है, ये सोचकर कि वहाँ उसे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ बिरजू भड़वा आता है अपनी नंगी पुंगी मैगजीन और लोशन लेने, क्योंकि आज उसका जबरदस्त मन कर रहा था। लाइलाज बीमारी कई दिन कड़ी मेहनत करके बूढ़ी घोड़ी के लिए एक घटिया सी ड्रेस डिजाइन करती है और चुस्की से कहती है तू जल मत, मैं तेरे लिए भी एक मस्त सी ड्रेस बनाऊंगी। वो कहती है नहीं 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 नहीं, मेरे लिए मत बनाना, मेरी बेटी के लिए बना देना ताकि वो उसे अपनी शादी में पहन सके। अब तीनों होने वाले नवजात शिशु लड़कियां थी, इसीलिए बूढ़ी घोड़ी पूछती है अच्छा बताना जरा तेरी बेटी शादी किससे करेगी? शादी करने के लिए लड़का भी तो होना चाहिए आबादी बढ़ाने के लिए। जिस पर चुस्की ऐसे ही मजाक में कह देती है भोंदू से कर लेगी शादी? अरे भोंदू वही साली काली कास्त, सर का दर्द आंट भारी। ये बात सुनकर लाइलाज बीमारी को लगता है कि भोंदू अगर इसकी बेटी से शादी कर लेगा तो मेरी दोनों बेटियां अकेली रह जाएंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और अगले दिन से भोंदू के गले में रस्सी डालकर उसे अपनी बेटियों के साथ जबरदस्ती खेलने के लिए लेकर आती है, जिन बच्चों के साथ खेलने में वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, पर फिर भी लाइलाज बीमारी जबरदस्ती उसके पिछवाड़े में उंगली देकर रखती है कि साले शादी तो तुझे मेरी ही बेटियों से करनी पड़ेगी। जो जब चुस्की देखती है तो समझ जाती है कि यहाँ साला चल क्या रहा है और जाकर बूढ़ी घोड़ी को बताती है, जो उससे कहती है पागल मत बन, लाइलाज बीमारी के चक्कर में मत आइयो वरना वो तेरी मार देगी, कर लेने दे उसको जो करना है, बच्चे अपने आप देख लेंगे अपना। लेकिन चुस्की कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर अगले दिन पहुंच जाती है भोंदू के पास। लेकिन उसे क्या पता था लाइलाज बीमारी भी वहाँ पहले से ही फील्डिंग सेट करके बैठी है, जो रेडियो पर आस्की भरे गाने लगा देती है कि आजा भोंदू आजा, मेरी बेटियों के पास आजा। जिस सबसे अब तक भोंदू परेशान हो चुका था, इसीलिए वो सारी मोहमाया छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसको ढूंढने के लिए पूरी मंडली पागल हो जाती है। चिलचिलाती धूप से लेकर रात के घने अंधेरे तक वो उस काले भोंदू को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो साफ कहकर गया था तू पैर सूंघती हांडेगी यार, दोबारा नहीं मिलने। तभी इन दोनों गिंडवों को सायरन की आवाज सुनाई देती है। जगदीश भगत को लगता है कि पक्का भोंदू ही होगा, इसीलिए वो सायरन की दिशा में आगे बढ़ते हैं और एक जेल तक पहुंच जाते हैं, जहां अंदर हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है बिल्लू जेब कतरा, जो उन दोनों को यहाँ देखता है तो चौंक जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी चली जाती है वायरस के फैलने से पहले, जिसमें बिल्लू जेब कतरा एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है और बड़ी ही धीपिटी सी बातें करता है, जैसे कि मेरी पीठ पर एक इतना बड़ा फोड़ा है जितना डॉक्टर ने आज तक नहीं देखा। सबसे मस्त बात पता क्या है, जब मैं उसको दबाता हूँ ना तो उसमें से दबाकर मवाद निकलती है। जो बात सुनकर लड़की का दिमाग भन-भना जाता है। तभी वहाँ वेटर आता है, जिससे वो कहता है तू एक सूप लिया जिसे हम दोनों शेयर करके पियेंगे, वो भी एक ही चम्मच से। ये सुनकर लड़की बहाना लगाकर अपना फोन कान के लगाती है, कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। और बिल्लू जेब कतरा से कहती है मेरे कुत्ते की तबीयत बहुत बेकार है, उसे अभी की
अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, इसीलिए मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। जेब कतरा पूछता है, अच्छा वैसे तेरे कुत्ते का नाम क्या है? वो कहती है, गींड मरा, मुझे नहीं पता कुत्ते का नाम क्या है, और वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद बिल्लू भी अपने घर पहुंचता है। जो फ्रिज खोलकर जब आइसक्रीम निकालता है तब हम देखते हैं कि उसके फ्रिज में किसी का सर और हाथ पड़ा हुआ है, जिसको वो खाता है। यानी कि बिल्लू जेब कतरा कैनिबल है, नरभक्षक है। एक दिन वो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है, तभी पलटकर देखता है तो पता चलता है कि उसके घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया है, जिससे उसकी फट जाती है। तो वो कुत्ते को वहीं छोड़कर एक गाड़ी किराए पर लेता है और मैक्सिको की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है तो वो एक अनजान आदमी से मदद मांगता है। अब अभी अभी साला पकड़े जाने से बाल बाल बचा था, पर क्या करे, अपनी आदत से मजबूर जो था, इसीलिए वो उस आदमी के अपनी कुल्हाड़ी से प्राण पखेरु उड़ा देता है। फिर उसकी गाड़ी ले जाकर मैक्सिको में बस जाता है, परंतु अपनी आदत से बाज अभी भी नहीं आता। वो एक लड़के को पकड़ता है इस बहाने की, चल बेटा मैं तेरी पेंटिंग बनाता हूँ। अब इस दा विंची दा लोडू के हाथों में इतना हुनर था कि घोड़े के ऊपर गधा बनाने वाला भी शर्मा जाए। पेंटिंग तो सिर्फ बहाना थी, क्योंकि दा विंची दा लोडू को वो आदमी फ्रिज में लगाना था, जिसके लिए वो अपने हथियार वगैरह लेने दूसरे रूम में जाता है। इसी बीच वो आदमी पानी पीने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है तो उसकी गींड फट जाती है, इसीलिए वो चुपचाप दबे पाव गोली हो जाता है। ये देखकर बिल्लू नरभक्षी की भी फट जाती है, तो वो अपना सामान पैक करने लगता है और जितना जल्दी हो सके वहां से निकलकर एक होटल में स्टे ले लेता है, जहां रात के अंधेरे में दरवाजा तोड़कर पुलिस वाले उसकी बुंड में गोली दागने आ जाते हैं और उठाकर उसे जेल में फेंक देते हैं, जहां भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और एक पहलवान जैसे कैदी को अपने चक्कर में फंसा लेता है। कहता है, चल बेटा मैं तेरी पेंटिंग बनाता हूँ, और जैसे ही अपनी नुकीली टूथब्रश से उसको मारने वाला होता है, उससे पहले ही वो पहलवान खुद ही लुढ़क जाता है, जिसके नाक से खून निकल रहा था। फटाफट गार्ड वहां आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। तभी बिल्लू जेब कतरा दूसरे कैदी को अपने जाल में फंसाने के लिए पूछता है, ओए ओए तूने कभी अपनी पेंटिंग बनवाई है क्या? मैं बहुत मस्त पेंटिंग बनाता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे करके समय बीतता है और हम देखते हैं कि वो अब एक सेब की पेंटिंग बना रहा है, क्योंकि पेंटिंग बनाने के लिए कोई इंसान बचा ही नहीं। तभी वहाँ का इकलौता गार्ड आता है, कहता है, चल भाई लंच का टाइम खत्म हो गया है, अंदर चल। जहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि उन दोनों के अलावा पूरी जेल खाली पड़ी है, सब कुछ सुनसान हो चुका है। इसीलिए वो एक दूसरे का मन बहलाने के लिए एक दूसरे को कंपनी देने के लिए बियर पीते हैं, जिसमें गार्ड को जब चढ़ जाती है तो वो उसे सलाखों के पीछे से निकालकर पागलों वाली चेयर पर बांधकर बैठा देता है। बिल्लू जेब कतरा पूछता है, ये बता जब हम दोनों ही बचे हैं तो हम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं? यहाँ से निकल क्यों नहीं लेते? इस बात पर गार्ड उसे कोई जवाब नहीं देता और वापस से उसे उसके सेल में बंद करने के बाद बताता है कि मैंने सुना है यहाँ आसपास में कुछ लोग जिंदा है, जिनकी तलाश में मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। बिल्लू जेब कतरा कहता है, यार भाई कैसी बात कर रहा है, तू मुझे नहीं निकालेगा क्या? मुझे भी निकाल दे यार, मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? गार्ड कहता है, अबे भीड़ के लिंड तू थोड़ा सा भुलक्कड़ है क्या? भूल गया क्या तू सीरियल किलर है? वो कहता है, माँ कसम यार, माँ कसम खा के कहता हूँ मैं सुधर चुका हूँ, मेरी रग रग से वो चीज निकल चुकी है। लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनता, कहता है ये 2 महीने का खाना है, इसके बाद तू भगवान भरोसे है, और उसे एक गले का फंदा देते हुए वहाँ से जाने लगता है। बिल्लू जेब कतरा कहता है, यार आखिरी बार हाथ नहीं मिलाएगा क्या? और जैसे ही गार्ड हाथ मिलाने आता है वो उसे पकड़कर सलाखों की तरफ खींच लेता है, फिर वहाँ पड़े कैन फूड ओपनर से उसका गला रोन देता है। कहता है, देख भाई मैंने कहा था ना कि मैं सुधर चुका हूँ, पर तू नहीं माना, इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था तुझे मारने के अलावा। इसके बाद बिल्लू जेब कतरा उसकी पॉकेट से सेल की चाबी निकालता है और बाहर की तरफ भागता है, लेकिन उस घोड़ू को बाहर लगे दरवाजे का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए वो वहीं फंस कर रह जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या हुआ जो मुझे इस दरवाजे का पासवर्ड नहीं पता, तो मैं साला खेल के मैदान से फेंस कूद कर भाग जाऊंगा, लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नाकाम रहता है। वो कुछ महीनों तक लगातार दीवार पर हर एक कॉम्बिनेशन को लिख लिख कर ट्राई करता है, और जब लगता है कि बात बनने वाली है तभी साली लाइट हमेशा के लिए कट जाती है। इसके बाद साल बीतते जाते हैं और आज का समय आ जाता है, जिसमें उसने अब तक पूरी जेल का खाना खा लिया था। खाने के लिए अब एक दाना भी नहीं बचा था, इसीलिए वो फंदे को प्यारा होने ही वाला था कि तभी उसे गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है। मैं जिंदा हूँ ये बताने के लिए वो फटाफट सायरन उठाकर उसे बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर बिरजू और जगदीश भगत जेल की तरफ आ जाते हैं। बिल्लू जेब कतरा उन्हें देखते
देखता है, फिर अपने आप को शीशे में देखता है कि साले तू तो कातिलों का कातिल लग रहा है। बिरजू और जगदीश भगत दौड़कर सारे दरवाजे खोलते हुए भोंदू को ढूंढते हुए उस दरवाजे को खोल देते हैं जिसका कॉम्बिनेशन बिल्लू जेब कतरा कई महीनों से ट्राई कर रहा था। दरवाजा खुलते ही उन्हें वो सामने खड़ा पाता है जिसने अपनी दाढ़ी उड़ा दी थी और गार्ड के कपड़े पहन लिए थे। सीन कट होता है और दोनों घर पहुंचकर बाकी के लोगों को बताते हैं कि हमें भोंदू तो नहीं मिला पर कुछ तगड़ा जरूर मिला है। सरप्राइज देने के लिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तभी बिल्लू जेब कतरा उन्हें डरा देता है और बिरजू फटाफट अपनी गन निकालकर 200 किलो पित्तल उसकी छाती में भर देता है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि वो सारी गोलियां नकली थी। आगे बिल्लू जेब कतरा सभी से अपना परिचय करवाता है और उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। बिरजू उससे पूछता है कि यार तू अंदर कैसे फंस गया, क्या गार्डों के पास भी सारी चाबियां नहीं होती? वो कहता है होती है यार, बहुत सारी चाबियां होती है, मैंने एक एक करके सारी चाबियां जुटा ली थी, पर फिर लास्ट में जाकर आखिरी वाले दरवाजे के पास फंस गया जिसका कोड डालना पड़ता है और मैं हमेशा साला कोड भूल जाता हूँ क्योंकि उसे हर हफ्ते चेंज किया जाता था। यहाँ मैक्सिको में जिंदगी मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी एक बीवी थी वो भी मर गई, बच्चे थे वो भी मर गए और मैं जेल के अंदर फंस गया एक सीरियल किलर के साथ जो कोई नॉर्मल किलर नहीं था, वो लोगों को खाता था, नरभक्षी था। बताओ कोई इंसानों को कैसे खा सकता है? ये सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये गंडवा तो बहुत जिगरे वाला है, थालापति थालापति। इसके बाद अगला दिन आ जाता है जिसमें वो एक महक सूंघता सूंघता बूढ़ी घोड़ी के पास पहुंच जाता है। कहता है बड़ी तगड़ी खुशबू आ रही है, क्या पकाया जा रहा है? वो कहती है कुछ नहीं यार, हेयर स्ट्रेटनर से मेरे बाल जल गए और साथ में मेरी उंगली भी जल गई। जिस पर हुए फोड़े को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है पर वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहता है क्या यार वो खुशबू यहाँ से आ रही थी? धत तेरे की भींचो, ये कोई खुशबू है, ये तो बदबू है। और बूढ़ी को बैंडेड ना लगाने की सलाह देते हुए बर्फ लगाने की सलाह देता है। बताता है जलने से इंसान का मांस जल्दी पक जाता है, इसीलिए बर्फ से जल्दी आराम मिलता है। जो बात बूढ़ी घोड़ी को अजीब सी लगती है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और बैंडेड फेंक कर बर्फ लगाने चली जाती है। जिस बैंडेड को उठाकर बिल्लू जेब कतरा चाटने ही वाला होता है पर वो किसी तरह से अपने आप पर काबू पा लेता है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने साल जेल में बंद रहने के बाद भी उसकी ये नरभक्षी वाली आदत गई क्यों नहीं। तभी वहाँ बिरजू आ जाता है जो उससे पूछता है क्या तुझे पियानो बजाना आता है? वो कहता है हाँ आता है, बहुत मस्त आता है। बिरजू उसे कुछ बजाने को कहता है परंतु जब बिल्लू जेब कतरा बहुत घटिया बजाता है तो बिरजू को उस पर शक हो जाता है कि ये बंदा साला झूठ बोलता है। इसके बाद सभी फिर से भोंदू को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी चिंकी बजवाले उन्हें रोकते हुए कहती है हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से गया है तो अपनी मर्जी से ही वापस आएगा, क्योंकि जब वो अकेला था तो खुश रहता था जिसकी खुशियों की हमने लंका लगा दी। अगर तुम सभी उसे वापस लाना चाहते हो तो उसे ढूंढना बंद करना होगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। आगे रात के समय किसी को भी हवेली में ना पाकर वो बैंडेड चाटने बूढ़ी के कमरे में जाता है, लेकिन तभी बिरजू उसे धप्पो बोल देता है। पूछता है तू यहाँ क्या कर रहा था, क्या लेने आया है? बिल्लू जेब कतरा कहता है क्या लेने आया हूँ, मैं तो कूड़ा फेंकने आया हूँ क्योंकि ये डस्टबिन पूरा भर गया है। बिरजू कहता है अच्छा बेटा तेरे में कुछ तो खराबी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खराबी है पर कुछ तो खराबी है। जेब कतरा कहता है अच्छा मुझ में खराबी है तो साले तू अपने आप को 6 साल के लिए जेल में बंद करके देख तब पता चलेगा। बिरजू कहता है 6 साल पर वायरस को फैले हुए तो सिर्फ 4 साल हुए हैं। जेब कतरा कहता है हाँ हुए होंगे 4 साल पर मुझे तो वो 6 साल जैसे लगे और डस्टबिन उठाकर कूड़ा फेंकने निकल लेता है। बिरजू फटाफट अपनी टीम को ये सारी बातें बताता है पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहते हैं अगर तुझे बिल्लू जेब कतरा अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तुझे इंसान पहचानने नहीं आते, इसीलिए तू उसे एक बार मौका और देकर देख लेना, वो अच्छा इंसान ही निकलेगा। आगे बिरजू जेब कतरा जब कॉफी पी रहा था तभी बिरजू उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है तो अपनी कॉफी को साइड में रख देता है। बिरजू कुछ देर उससे बातें करता है, फिर जैसे ही उठकर वहाँ से जाता है तो तुरंत जेब कतरा अपनी कॉफी में से बुढ़िया वाली बैंडेड निकालता है, जिसे पहले तो वो अच्छे से चाटता है और फिर निगल जाता है। जो सब करते हुए उसे बिरजू देख लेता है। इसके बाद बुढ़िया जब अपनी जली हुई उंगली पर बर्फ लगा रही थी तभी जेब कतरा वहाँ आता है और उससे कहता है ला ये पुरानी घिसी हुई बर्फ मुझे दे दे, नई बड़ी वाली बर्फ लगा ले। जिस घिसी हुई बर्फ को वो ऐसे मचल मचल के पेट में ले जाता है कि ये देखकर बुढ़िया पूछती है भीड़ के लिंड चल क्या रहा है? वो कहता है कुछ नहीं, ये कमाल की बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग करनी आती है, मेरे हाथों में हुनर शहद के माफिक लिपटा हुआ है, चल आजा तेरे सुंदर से मुखड़े को कैनवस पर उतार दूं। इधर हम चिंकी बजवाले को देखते हैं जो एक कंटेनर को ले जाकर सुनसान सी जगह पर रख देती है, जिस कंटेनर में खाना भरा हुआ था, जो खाना भोंदू के लिए था, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो भागा नहीं था बल्कि चिंकी बजवाले ने ही उसे भगाया था। इधर बिरजू भड़वा बैंडेड की डिश बनाकर जगदीश भगत के सामने हाजिर होता है। कहता है चल बेटा खाना शुरू कर दे। जगदीश भगत कहता है यार तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, ये कोई खाने की चीज है? बिरजू पूछता है क्यों, ये खाने की चीज क्यों नहीं है, और उसे खाकर दिखाता है। कहता है ये O पॉजिटिव थी और ये AB नेगेटिव थी, चल चल तू भी ट्राई कर, मजे आएंगे। जगदीश भगत कहता है अबे बावली गींड होलिया क्या बे तू, ये खाने की चीज नहीं है। वो कहता है अच्छा ये खाने की चीज नहीं है तो फिर अभी
अभी कुछ घंटे पहले बिल्लू जेब कतरा क्यों खा रहा था। दरअसल बिरजू ने ये हरकत इसलिए की क्योंकि सीधे तरीके से जब वो बिल्लू जेब कतरा के बारे में इन्हें बताता तो किसी को भी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए उसे ये नौटंकी करनी पड़ी। उसे बैंडेड खाकर दिखाना पड़ा कि ये नॉर्मल चीज नहीं है। जगदीश पूछता है तो बता अब हमें क्या करना चाहिए। इधर बिल्लू जेब कतरा बूढ़ी घोड़ी को एकांत में बने स्टोर रूम में ले जाकर बैठा लेता है। फिर जैसे ही चाकू में अपना चेहरा देखता है तो कहता है सुधर जा साले सुधर जा, और अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। बुढ़िया उठकर अपनी पेंटिंग देखती है तो कहती है पीन जो ये कैसी गिंडमरी कलाकारी है। तभी बिरजू दौड़ता हुआ वहां आता है और पूछता है बिल्लू जेब कतरा कहाँ गया। वो कहती है बाहर गया है। तभी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आती है। कार में बिल्लू अपने आप को समझा रहा था कि यार तू क्या करने में लगा हुआ है, वो सभी दोस्त है तेरे, अब तो अपने ऊपर काबू पा ले। और वहीं बने शमशान घाट पहुंचता है जिसका लाइट बंद करके बिरजू और जगदीश भगत पीछा कर रहे थे। दोनों छुपकर देखते हैं कि फावड़ा लेकर बिल्लू जेब कतरा किसी की कब्र खोदने में लगा हुआ है। वो ताबूत खोलता है और उसमें 100 साल पहले दफनाए हुए आदमी की उंगली तोड़कर उसे करारे करारे पकोड़े की तरह खाता है। ये देखकर उन दोनों की ऐसे फट जाती है जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। वो दोनों मुंह दबा दबाकर धीरे धीरे उल्टियां करते हैं ताकि पकड़े ना जाए, पर गधे वहां से भागते वक्त गाड़ी की लाइट ऑन करके भागते हैं जिससे बिल्लू उन्हें देख लेता है। दोनों फटाफट हवेली पहुंचते हैं और सबको सब कुछ बता देते हैं, पर किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं होता कि कोई भला ताबूत खोलकर 100 साल पहले टपके हुए आदमी को कैसे खा सकता है। वो कहते हैं ठीक है, जैसे ही बिल्लू यहाँ आएगा हम उससे पूछ लेंगे, जिसके लिए सभी एग्री हो जाते हैं। और जब वो आता है तो बिरजू और जगदीश भगत उससे पूछते हैं ताबूत से निकले माल को खाने के बारे में पूछते हैं। तो वो कहता है ठीक है, तुम लोगों ने जो देखा वो सही देखा, मैं नरभक्षक हूँ। ये सुनकर यकीन न करने वालों की फट जाती है। बिल्लू इस बात को बहुत लाइट लेते हुए कहता है इस बारे में कल सुबह बात करेंगे, फिलहाल अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद करके चद्दर तान के सो जाओ। अब उन सभी की भयंकर वाली फटी पड़ी थी तो नींद कहाँ आने वाली थी, इसीलिए चिंकी बजवाले अपनी डोगा लेकर सभी के साथ उसके कमरे में पहुंचती है। बिरजू कहता है देख यार तूने कहा था कि सुबह बात करेंगे, पर तू टेंशन मत ले, हम सुबह ही बात करेंगे। और सुबह तक उसको बांध कर रखते हैं बिना कोई बात किए। फिर जैसे ही सुबह होती है लाइलाज बीमारी डरते डरते उसे पानी पिलाने जाती है जिसको वो चिल्ला कर डरा देता है। इससे लाइलाज बीमारी की टट्टी निकलने से बस जरा सी ही रह जाती है। चिंकी बजवाले पूछती है ये बता भड़वे क्या तू हमारे को खाना चाहता है। वो कहता है बे यार मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ पर मैं मारूंगा नहीं, मैंने अब अपने ऊपर काबू पाना सीख लिया है, अपने अंदर के भेड़िए को बांध के रख लिया है। पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए सभी एकांत में जाकर एक मीटिंग करते हैं जिस मीटिंग में चिंकी बजवाले कहती है अगर हमें जिंदा रहना है तो उस गंदी नाली के भीड़चो कीड़े को मरना पड़ेगा। लेकिन कोई भी हत्यारा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वो उल्टे उल्टे सुझाव देते हैं, जैसे कि हम उसे कब्रिस्तान ले जाए और हर कब्र को जबरदस्ती उससे खुदवा कर खिलाए तो वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। बिरजू कहता है क्यों ना हम उसे रेगिस्तान में छोड़कर वापस आ जाए, बिना पानी और भूख के वो वैसे ही टपक जाएगा। चुस्की कहती है क्यों ना हम उसे वापस वहीं छोड़ आए जहाँ से लाए थे। अब ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है तो बिरजू और जगदीश भगत उसे वापस जेल ले जाते हैं और जब वो अंदर नहीं जाना चाहता तो बिरजू उसे गोली चलाकर डराते हुए अंदर भगा देता है। फिर वो दोनों बाहर से साइकिल वाला ताला लगाकर गेट को सील करके वापस अपनी हवेली आ जाते हैं। और अगले दिन जगदीश भगत उस मोटे भोंदू लड़के को ढूंढ रहा था, तभी वो देखता है कि जेल का दरवाजा खुला पड़ा है। बिल्लू बदमाश जेल से फरार हो चुका है, जो बात वो वापस आकर सभी को बताता है। ये सुनकर चिंकी बजवाले तुरंत भाग खड़ी होती है और पूछने पर बताती है कि मुझे भोंदू को बचाने जाना है। चुस्की पूछती है और भला तू ऐसा करेगी कैसे। वो कहती है मुझे पता है वो कहाँ है, मैं रोज उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ। जिस बात से जगदीश भगत नाराज हो जाता है कि भीड़ जो शुरुआत से तुझे सब पता था और तू हमें चुनौतियों पर चुनौतियां बनाई जा रही थी। तभी सभी को सड़ा सा पियानो बजने की धुन सुनाई देती है तो वो उस तरफ जाकर देखते हैं और बिल्लू जेब कतरा को अपने सामने पाते हैं, जिसको वो सभी कमरे में बंद कर देते हैं और उससे पूछते हैं बता साले तेरे पास भागने का ऑप्शन था तो तू भागा क्यों नहीं। वो कहता है यारों मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं तुम्हारी हर बार पेंटिंग बनाने जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके चलते वो सभी एक बार फिर से उसको मारने का सोचते हैं, पर ये कम करेगा कौन, इसीलिए वो सभी पर्ची उछालते हैं और वो पर्ची निकलती है लाइलाज बीमारी के नाम, मतलब कि जिसकी स्ट्रो सबसे छोटी होगी उसी को बिल्लू जेब कतरे का गेम बजाना पड़ेगा। अब वो ये काम करना नहीं चाहती थी, इसीलिए बिरजू इस काम का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लेता है। कहता है बिल्लू मादर चीद इधर आ जा, देख मैंने तेरे लिए एक ताबूत का जुगाड़ किया है ताकि मैं गोली मारूं तो तुझे उठाना ना पड़े, तू सीधा उसके अंदर ही फिट हो जाए। बिल्लू कहता है देख भाई तू बुरा ना माने तो मेरे पास तेरा ये रूबिक क्यूब है, क्या मैं इसके साथ खेलते खेलते वतन को प्यारा हो सकता हूँ। बिरजू कहता है हाँ ले जा गिंडू, तू इसे अपने साथ ही ले जा क्योंकि मुझसे तो इसके कलर मैच हो ही नहीं रहे। और उसको गोली से उड़ाने के लिए 10 कदम दूर जाता है, जिस बीच बिल्लू लगातार उस क्यूब के कलर को मैच किए जा रहा था। अब बिरजू जैसे ही पलटकर गोली चलाता उससे पहले ही क्यूब के सारे कलर मैच हो जाते हैं और जेब कतरा की गींद फट जाती है, जिसका मतलब ये था कि दादी मर्दानिया को पेलने के लिए उस गद्दार ने रूबिक क्यूब के अंदर बारूद छुपाया था। खैर बिरजू जिसकी भयंकर वाली लुप लुप हो गई थी उसे खुद भी नहीं पता था कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, पर वो बाहर शेर बनकर आता है, कहता है हाँ मैंने उसे गोली
गोली से बम की तरह उड़ा दिया। वो फिर बिल्लू का क्रियाक्रम करने के लिए पूछते हैं तो बिरजू कहता है क्रियाक्रम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, छोटे छोटे टुकड़ों के अलावा, जिनको समेटकर वो उसे वापस जेल के अंदर ले जाकर दफना देते हैं। साथ में उसकी ब्रश के साथ एक कातिलाना फोटो भी बनाते हैं। इस सब के बाद सभी की जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना था। इसके बाद 1 साल गुजर जाता है और जगदीश भगत लगभग पागल सा हो जाता है। बच्चों के खिलौनों से खेलता रहता है क्योंकि उसे बच्चा चाहिए था, पर चिंकी बजवाले को नहीं चाहिए था। इसीलिए उन दोनों ने चुस्की से पूछा था और चुस्की ने भी जगदीश भगत के साथ बच्चा पैदा करने से मना कर दिया था, जिसके चलते वो सदमे में था। लाइलाज बीमारी फिर से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात अभी तक भी उसने जगदीश भगत को नहीं बताई थी, क्योंकि अगर ये बात उसे पता चल जाती तो वो और सदमे में चला जाता। अब कुछ भी हो, वो सदमे में जाए या ना जाए, उन्हें ये बात अब जगदीश को बतानी तो थी ही। इसीलिए बिरजू एक प्लान बनाता है। कहता है यार सच बताऊं ना, मुझे बच्चे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साले हगते रहते हैं, खाते रहते हैं, हर टाइम मिमियाते रहते हैं। तभी लाइलाज बीमारी वहाँ आती है। कहती है एक बहुत बुरी खबर है, ये देख मैं फिर से 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। अब जैसा कि होना लाजमी था वैसा ही होता है। जगदीश का दिमाग खराब हो जाता है तो वो अंदर जाकर जो भी रेल की पटरी बिछाई थी सबको तोड़ देता है, सब पे से ट्रेन को उतार देता है। फिर अगली सुबह हमें उसका फिर से वही रूप दिखाई देता है जो उसे दिया गया था। सभी से वो अपनी 1 साल की गलतियों के लिए माफी मांग ही रहा होता है कि तभी चुस्की कहती है रुक जा गिंडवे रुक जा, मैं तेरे बच्चों की फैक्ट्री खोलने के लिए तैयार हूँ, चल बना ले मुझे घोड़ी। ये सुनकर जगदीश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि साला एक तो इसकी मारने को मिलेगी, दूसरा जनसंख्या बढ़ेगी, मजे ही मजे, एक तीर से 500 शिकार। अब बिरजू को जब से बच्चे पैदा हुए थे ना, तब से उसने यूज किया हुआ एक भी डायपर डस्टबिन में नहीं फेंका था, क्योंकि वो सबको इकट्ठा करके गुब्बारों के साथ उड़ा दिया करता था, जिन गुब्बारों पर लोकेशन भी डली हुई थी कि वो टट्टी से भरे डायपर कहाँ से आ रहे हैं, जिनमें से एक गुब्बारा एक अनजान आदमी के हाथ लग जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें हमारी चुनौतियां मंडली दिखाई जाती है, जिसमें बिरजू जगदीश भगत से कहता है कि देख भाई, तू जैसे ही उसे अरेबियन घोड़ी बनाएगा तभी तुझे पता चलेगा कि तेरा खड़ा ही नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, ये तो झंड हो जाएगी यार। इसीलिए क्यों ना तू अपना सीमन डबिया में डाल के दे दे, जिसको फिर हम चुस्की की कोख में रख देंगे। चल आजा मेरे भाई, मैं तुझे अपने मुट्ठी मार कैबिन में ले जाता हूँ, जो कि लाइलाज बीमारी ने स्पेशल उसके लिए ही बनाया था। जगदीश भगत कैबिन में जाता है तो वो दोनों उसे सैल्यूट देते हैं कि भाई मार दे अपने छोटू पर हथकंडा और बन जा शेर। इसके कुछ घंटों बाद वो डबिया में अपना जहर थूक कर दे देता है, जिसको कोख में रखवाने के लिए बिरजू भड़वा फटाफट बूढ़ी घोड़ी को डिलीवरी कर देता है। इधर लाइलाज बीमारी ट्रक से टक्कर मारकर संतरा तोड़ने गई थी, तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम वापस अपनी मंडली को देखते हैं, जो लोग पता नहीं डिनर कर रहे थे या लंच कर रहे थे, पर वहाँ चुस्की वाइन पी रही थी। तो जगदीश भगत उससे पूछता है क्या तू ये पूरी पिएगी? वो कहती है हाँ, तुझे पीनी है तो तू भी पी ले। वो कहता है नहीं, मैं तो पानी पिएगा। चुस्की कहती है हाँ, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। दरअसल जगदीश भगत उससे ये कहना चाहता था कि अभी मैंने डबिया भर के अपना सीमन तेरी कोख में रखा है, अभी अभी तू प्रेग्नेंट हुई है और ये वाइन कंज्यूम कर रही है। जिस बात को वो इग्नोर करती है तो जगदीश भगत गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ दौड़ती हुई लाइलाज बीमारी आती है और कहती है दोस्तों, मुझे संतरा के पेड़ के पास टट्टी पड़ी हुई मिली, कोई तो है जो बाहर घूम रहा है। बिरजू कहता है तू सही कह रही है, क्योंकि संतरा के पेड़ के पास तो टट्टी करने में गया ही नहीं। लाइलाज बीमारी कहती है क्या पता ये उस काली भोंदू बच्चे ने की हो। कहती है नहीं यार, इतनी बड़ी टट्टी वो नहीं कर सकता, जो सारी बातें ये साले भीड़ के लिंड खाने की टेबल पर कर रहे थे। इसके बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं और चुस्की जगदीश भगत को बताती है कि साले तेरा सीमन बेकार था। वो कहता है हाँ, बेकार तो होगा ही ना, भर भर के शैंपेन पिएगी तो। वो कहती है बस मैंने एक ही तो सिप ली थी। जगदीश कहता है हाँ, और उसके अगले दिन कॉफी पी थी, उसका क्या? ये सुनकर चुस्की का दिमाग भंड हो जाता है तो कहती है बे भीड़ के लिंड सुन भीषड़ी के, ये पागलों जैसी हरकतें बंद कर दे, समझ गया ना। इससे जगदीश भगत को भी गुस्सा आ जाता है तो कहता है तू भी नोटंकी बंद कर दे कि तू मेरे शुक्राणु से अपने अंडे को मिलवाना चाहती है, क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि तुझे मेरा बेबी नहीं चाहिए। वो कहती है तो ठीक है, हट भीड़ के लिंड, क्यों डाल रहा है तू अपना जहरीला बीज मेरे अंदर, क्यों उगा रहा है वो गेहूं की फसल जिसे ओले बर्बाद कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि रात का अंधेरा हो जाता है। वो उल्लू जो दिन में भी पढ़ सकता था, रात में आग जलाकर पढ़ता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है, जिससे एक अनजान आदमी उतरकर भोंदू के पास आता है। वो पूछता है कौन है बे तू भीड़ के लिंड। इसके बाद सीन कट होता है और हम बिरजू को देखते हैं, जिसे घर में से कुछ आहट सुनाई देती है तो वो सब कुछ ठीक है चेक करने के लिए आता है, पर जब उसे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं मिलती तो वो वापस जाकर सो जाता है। परंतु जब सुबह आईने में अपना एक तरफ का मुड़ा हुआ चेहरा देखता है तो समझ जाता है कि ये कांड उसके भाई गंडेला ने किया है, जिसको बिरजू ने वायरस से मरा हुआ मान लिया था। फर्श पर उसे बिखरे हुए बाल मिलते हैं, जिनका वो पीछा करके कमरे में पहुंचता है, जहां पीछे से गंडेला एक गाना गुनगुनाता है, जिसको वो दोनों भाई मिलकर सेकंड सीजन में दबाकर गाया करते थे। आगे बिरजू सभी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए अपनी कटी हुई दाढ़ी और बालों को छुपाते हुए उन्हें अपने साथ लेकर आता है। तभी पीछे से अचानक आकर गंडेला उन्हें डरा देता है तो बुढ़िया धाएं धाएं करके उसकी छाती में 6 गोली
गोलियां उतार देती है। ये देखकर बिरजू रोता हुआ दौड़ता है तो गंडेला उसे डरा देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये सारी प्लानिंग पहले ही सेट की जा चुकी थी। आगे गंडेला से पूछताछ की जाती है कि तू यहाँ कैसे पहुंचा, क्या रही तेरी जर्नी और क्यों तू वायरस से नहीं मरा। वो बताता है कि स्पेस से आने के बाद मेरी इम्यूनिटी वीक थी, इसीलिए मुझे जुकाम लग गया और तुम्हें लगा कि मैं वायरस से इन्फेक्टेड हो गया हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने मुझे भगा दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैं ठीक हो गया तो वापस मेलबू गया, पर तब तक तुम वहाँ से जा चुके थे। मैं इधर उधर भटकता रहा और फिर एक दिन मुझे लेटरिन वाला गुब्बारा मिला तो बस मैं इधर आ गया। बिरजू पूछता है क्या बात कर रहा है यार, लेटरिन के गुब्बारे की वजह से तू यहाँ आया है और मैंने घर पे जो नोट छोड़ा था वो तुझे नहीं मिला क्या? गंडेला पूछता है कौन सा नोट? मुझे कोई नोट नहीं मिला। दरअसल बिरजू ने जब योंडू के साथ जाकर अपने भाई के लिए नोट छोड़ा था ना, तब गंडेला अपने कमरे में ही था और गाने सुन रहा था। अगर बिरजू उस दिन दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता तो गंडेला को ये बेहुदा ग्रुप ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आगे लाइलाज बीमारी उसे अपनी दोनों बच्चियों से मिलवाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर चुस्की भी उसे अपनी बच्ची से मिलवाती है, साथ में ये भी बताती है कि मैंने बुढ़िया से शादी कर ली। गंडेला को ये थोड़ा सा अजीब तो लगता है, पर उसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि दोनों मिलकर सिर्फ रगड़े ही तो मार सकती थी। चुस्की कहती है देख यार, मैं जानती हूँ हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, पर तू नहीं था तो ये कांड हो गया। इतने में गिंड जला जगदीश भगत वहाँ आता है और चुस्की से पूछता है क्या तूने इसको अभी तक बताया या नहीं बताया? वो पूछती है क्या तू रात को 2-4 लुंड चूस कर सोया था क्या? बता दूंगी मैं बाद में, क्या जल्दी लगी है तुझे? जिसके वहाँ से जाते ही चुस्की गंडेला को बता देती है कि हम दोनों एक और बच्चा करने की कोशिश की थी। वो पूछता है क्या आप जगदीश भगत चिंकी बजवाले के साथ नहीं है? चुस्की कहती है हाँ, वो दोनों अभी भी साथ में हैं, बस मैंने तो अपनी कोक किराए पर देने की डील की है। गंडेला कहता है हाँ, तो उसने अपने कीटाणु ही तो डोनेट किए थे और कुछ थोड़े ही किया होगा। ये सारी बात जगदीश भगत बाहर खड़ा टकटकी लगाकर सुन रहा था। आगे गंडेला बिरजू को अपने ट्रक के अंदर ले जाता है, जहाँ बिरजू जब अपने दोस्तों को देखता है तो उन्हें पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो अपने भाई से पूछता है कि ये सारा क्या सामान भर रखा है तूने इस ट्रक में? वो बताता है कुछ नहीं, बस छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि बैकअप जनरेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, सैटेलाइट डिश जो कि छत पर लगी है, और ये है थर्मल इमेजिंग, मतलब कि सैटेलाइट की मदद से मैं धरती पर हीट सिग्नेचर फाइंड करता हूँ। जैसे कि ये देख, ये कोई जानवर है साइबेरिया का, और इस वाली में ये कुछ पक्षी है शायद ऑस्ट्रेलिया में, और ऐसे ही मैंने उस भोंदू बच्चे को जंगल में ढूंढा था हीट सिग्नेचर की वजह से। कुछ देर बाद दोनों भाई गाना गाते हुए हवेली में आते हैं। तब जगदीश भगत, जिसकी भयंकर वाली जली पड़ी थी, वो गंडेला से पूछता है तेरा चुस्की को लेकर क्या ख्याल है, क्योंकि मेरा उसके साथ बच्चा पैदा करने का एग्रीमेंट हो रखा है। बिरजू अपने भाई को वहाँ से बाहर भेज देता है और जगदीश से पूछता है चल क्या रहा है? वो कहता है चुन, मुझ में से या गंडेला में से किसी एक को चुन। बिरजू पूछता है भाई तू थोड़ा सा भीड़ का लिंड है क्या? वो सगा भाई है मेरा, तुझ में से और उसमें से भला किसी एक को मैं कैसे चुन सकता हूँ? भाई को भी भला चुना जाता है क्या? जगदीश दुखी से मन से ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तूने अपने भाई को चुना है। आगे जब गंडेला अपना ट्रक देखने जाता है तो उस पर लाल पेंट से उल जलूल चीजें लिखी हुई थी, जिनके बारे में बात करने के लिए वो जगदीश के पास आता है। तो जगदीश भगत सीधा यही बोल देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिखा। गंडेला कहता है देख भाई, मैं नहीं जानता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं यहाँ अपने भाई और अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ, जिनमें से एक तू भी मेरा दोस्त है, समझा? तुझे मुझसे जलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुझसे जलने की जरूरत है, क्योंकि 4 साल अकेले मैंने स्पेस में कैसे काटे थे मैं जानता हूँ। और तेरी तो एक खूबसूरत लड़की से शादी भी हुई है और दूसरी खूबसूरत लड़की तेरा बच्चा पैदा करने को तैयार है, तो तू बहुत खुशकिस्मत है, समझा? अब ये सारी बातें सुनकर जगदीश भगत को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो माफी मांगने के लिए जैसे ही चुस्की के पास जाता है तो वो कहती है अबे साले, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो बाप बनने वाला है। ये सुनकर वो खुशी के आंसू रो देता है। इसके बाद रात को सभी लोग एंजॉय करते हैं, फिर अपने अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। गंडेला भी वापस अपने ट्रक में चला जाता है, जो जब ऐसे ही कंप्यूटर पर थोड़ी देर नजर मारता है तो उसे एक बहुत बड़े एरिया के अंदर बहुत बड़ा हीट सिग्नेचर मिलता है। इससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जो सब वो अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर सभी को बताता है। साथ में ये भी कहता है कि हो सकता है वो ज्वालामुखी हो, पर ये मुश्किल है क्योंकि टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री के आसपास है और इंसानों का भी बॉडी टेम्परेचर लगभग 98 से 99 के पास होता है। चुस्की पूछती है तो क्या तू ये कहना चाहता है कि वो इंसान है? गंडेला कहता है नहीं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फंसी हुई मीथेन गैस भी हो सकती है, पर जो भी होगा वो कल पता चल ही जाएगा। बिरजू पूछता है कल? कल का क्या मतलब है? गंडेला कहता है कि कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। गंडेला भी उसके साथ साथ बाहर आता है और पूछता है क्या हुआ? बिरजू कहता है बे साले, तू अभी अभी तो आया है, फिर से जाने की तैयारी कर रहा है। वो कहता है यार सिर्फ 1000 किलोमीटर
किलोमीटर की ही तो बात है, मैं झट से जाऊंगा और फट से वापस आ जाऊंगा। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो तू चल ले। बिरजू कहता है नहीं यार, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, तुझे पता है ना लाइलाज बीमारी भयंकर वाली प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैं तुझसे भीख मांगता हूँ कि यार अकेला मत जा, क्योंकि तुझे दूसरे देश में जाना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल अब भरोसे के लायक नहीं बचे, इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गंडेला कहता है ठीक कह रहा है तू, मैं नहीं जाऊंगा। फिर रात के समय जब वो चुपचाप निकलने की कोशिश करता है तब देखता है कि बिरजू साला उसके ट्रक के अगले वाले पहिए के नीचे अपना सर रख कर सो रहा है। कहता है साले धोखा दिया ना तूने मुझे, धोखा, एक गलती और तू मर सकता है, समझा ना, आजकल के रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। गंडेला कहता है अबे यार तू थोड़ा सा बाबली जन है क्या, मैं जब स्पेस से धरती पर आकर गिरा तब नहीं मरा तो अब क्या बस सड़क पर ही मर जाऊंगा? क्या होता अगर मैं तुझे देखता नहीं तो, तेरे सर का कुचुम्बर बन जाता अभी। बिरजू कहता है कचुम्बर तो अभी भी बन सकता है, बना दे ना साले, बना दे। गंडेला उसको डराने की धमकाने की बहुत कोशिश करता है पर किसी भी तरह से बात नहीं बनती तो वो हार मान जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह के टाइम बिरजू उसके ट्रक की चाबियों को चिमनी में छुपा रहा होता है, तभी गंडेला उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर रात के समय जब चिमनी में वो उन चाबियों को चुरा कर भागने की तैयारी कर रहा होता है तभी बिरजू उसे फिर से पकड़ लेता है। कहता है साले तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना। गंडेला उसे समझाता है कि यार तेरे पास दिमाग बेशक से ना हो पर तेरे पास एक फैमिली है, दोस्त है, बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं है, और सबसे बड़ी बात तेरे पास दिमाग नहीं है तो तू खुश भी रहता है। देख मेरे भाई मुझे पता है वो लोग इंसान नहीं होंगे पर मैं खुद जाकर चेक करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सुबह निकलूंगा, मेरा रास्ता मत रोकियो अगर तू मुझसे प्यार करता है तो। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए बिरजू भी सुबह उसके साथ चलने के लिए अपने बाल वाल काट के तैयार खड़ा मिलता है। जिनके वहाँ से निकलते ही जगदीश भगत जो कमरे में लिपाई पुताई का काम कर रहा था, गलती से उसकी हथौड़ी दीवार में थोड़ी सी जोर से लग जाती है तो गड्ढा हो जाता है। जिस गड्ढे को वो थोड़ा सा और चौड़ा करके देखता है तो पाता है अंदर लोगों को दफनाया गया हुआ है। इसके बारे में वो फिलहाल किसी को भी ना बताकर भयंकर तरीके से तोड़ा फोड़ी चालू कर देता है, और जैसे ही दीवार के अंदर घुसकर वहाँ का माहौल देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। इधर दोनों भाई चलते चलते एक संतरों के बगीचे तक पहुँच जाते हैं जिसमें भर भर के संतरे लगे पड़े थे। थोड़ा सा आगे चलने पर उन्हें वहाँ बहुत सारी बकरियां भी मिलती है जो कि इस जमाने में मिलना बहुत ही रेयर था। बिरजू कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए कहता है। गंडेला कहता है चल फटाफट ट्रक में बैठ, हम उस हीट सिग्नेचर से 5 मिनट की दूरी पर हैं। बिरजू पूछता है क्या ये बकरियां तेरा हीट सिग्नेचर नहीं हो सकती? वो बताता है हो सकती है पर तादाद और ज्यादा होनी चाहिए, चल अब फटाफट चल, वापस जाते वक्त हम इनमें से कुछ बकरियों को अपने साथ ले जाएंगे। बिरजू कहता है यार तू पागल है क्या, पिछले 4 सालों में जब से वायरस फैला है हमें एक गाय के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिला, इसलिए तेरा तो पता नहीं पर मैं इनमें से एक मेल और फीमेल बकरी तो जरूर ले जाऊंगा। इधर जगदीश भगत पूरी टीम को सच्चाई बता देता है और उन्हें दीवार के अंदर लेकर आता है जहां बहुत सारे डॉलर, बहुत सारा सफेद सिंदूर, इल्लीगल हथियार थे, साथ में बहुत सारी बॉडीज भी थी जिनको दादी मर्दानिया ने अपने समय में दीवार में चुनवा दिया था। जगदीश भगत ने ज्यादातर को तो ड्रेसिंग वगैरह करके बाहर बैठा दिया था ताकि अपनी निठल्ली टीम को डर ना लगे। इतने में चुस्की को वहीं एक पेटी में बहुत सारे अनार मिलते हैं। जगदीश भगत कहता है ऐसा ही एक नकली अनार तो बाहर टेबल पर भी पड़ा है जिसको हम पेपर वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बस तभी उनको यकीन हो जाता है कि जिस अनार को वो पेपर वेट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो नकली नहीं असली है। इधर ये दोनों भाई ट्रक में एक मेल और फीमेल बकरी लोड करके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हीट सिग्नेचर की जगह पर पहुंच जाते हैं, पर ना तो वहाँ कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, एक खाली मैदान के अलावा वहाँ पेड़ पौधे तक नहीं थे। बिरजू कहता है देख भाई हो सकता है कि वो हीट सिग्नेचर उन बकरियों का ही हो। गंडेला कहता है नहीं हो ही नहीं सकता, हम बिल्कुल एग्जैक्ट उस हीट सिग्नेचर के ऊपर खड़े हैं। यहाँ अपनी टीम टेबल के ऊपर रखे नकली अनार को टेस्ट करने के लिए बाहर लाकर फेंकती है, जो जब फटता है तो उनकी भी फट जाती है। इसीलिए वो पूरे घर की तलाशी लेने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें अगर यहाँ रहना है तो सुरक्षित तरीके से रहना है। जिनमें उनके हाथ लगता है सफेद सिंदूर का एक और बड़ा पहाड़ जिसमें 75 पैकेट थे और हर एक पैकेट में 3 kg वेट था। 23 छड़ी डायनामाइट की हाथ लगती है, 16 अनार उस पहली मिली करेट के अलावा और हाथ लगते हैं, 82 नॉर्मल बंदूकें हाथ लगती है, 36 ड्रावनी बंदूकें हाथ लगती है। उन्हें लग रहा था कि बस इतना ही बारूद घर में छुपा होगा, तभी चुस्की के हाथ चिमनी में से एक पूरा का पूरा डायनामाइट का गुच्छा हाथ लगता है। लाइलाज बीमारी जिसे पियानो बजाना भी नहीं आता था, जैसे ही बजाने लगती है तभी अचानक बुढ़िया उसे रोक देती है और पूछती है क्या किसी ने पियानो चेक किया? सभी का जवाब ना में आता है तो वो पियानो चेक करती है और अंदर से वही डायनामाइट मिलता है। इधर वापस आते वक्त गंडेला का मूड खराब हुआ पड़ा था, इसीलिए बिरजू उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कहता है अरे यार अगर हमें वहाँ इंसान मिल भी जाते तो तू क्या ही करता, किसी एक लड़की को पकड़ता, उसके साथ ठकाठक करता, इसके अलावा करने को था ही क्या तेरे पास? अब देख ठकाठक करना है तो तू पकड़ी हुई बकरी के साथ भी कर सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा हंस देता है क्योंकि बकरी ने भी हाँ भर दी थी। यहाँ ये लोग एक रोबोट पर पेंसिल लगाकर उससे पियानो का वो बटन दबवाते हैं जिसकी वजह से धमाका हो सकता था, और जैसे ही वो दबता है साला धमाका इतना भयंकर होता है कि कांच फट जाती है। कुछ ही देर में दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं तो लाइलाज
लाइलाज बीमारी कहती है हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उसी मैदान का जहाँ से गंडेला को हीट सिग्नेचर मिला था। वहाँ सपाट धरती के अंदर से एक बंकर का दरवाजा खुलता है और सैकड़ों लोग उसमें से बाहर निकलते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि गंडेला की हीट सिग्नेचर मशीन खराब नहीं थी। दोनों भाई बेहुदा लोगों से यहाँ से जाने का कारण पूछते हैं तो वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या कितना कितना बारूद पड़ा हुआ है और उसके अलावा जो छुपा हुआ है उसका तो हमें मन ज्ञान ही नहीं है। फिर वो दोनों भाई उन्हें बकरा और बकरी की जोड़ी से मिलवाते हैं, जिनसे मिलकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग उस घर की भयानक यादों को याद करते हैं और वहाँ से जाने से पहले घर को तबाह करना चाहते हैं, जिसमें जैसे ही बिरजू उसे उड़ाने के लिए बटन दबाने को होता है तभी वो देखता है कि बकरियां घर के अंदर है। लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, मसल मेमोरी अपना काम कर चुकी थी, बटन दब चुका था, खेल खत्म हो चुका था। जगदीश भगत चिंकी बजवाले से कहता है क्या यार ये सही रहेगा कि हम उस भोंदू काले बच्चे को यहीं पर अकेला छोड़कर जा रहे हैं। चिंकी कहती है तू टेंशन मत ले, मैं उसके लिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार छोड़कर जा रही हूँ जिसमें मैंने उस संतरा वाले बाग के कोऑर्डिनेशन डाल दिए हैं। अगर उसका आने का मन होगा तो वो उसमें बैठेगा और अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। इसके बाद सभी लोग धूम धड़ाके से बकरियों का दूध दबा दबा कर पीने के लिए निकल पड़ते हैं। जल्द ही 14-15 घंटों का सफर चुटकियों में खत्म हो जाता है और पूरी कास्ट वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि बकरियों के पैर थे, इसीलिए वो उन्हें बिल्कुल सेम जगह पर नहीं मिलती। दोनों भाई उन बकरियों की खोज में निकलते हैं, जिस दौरान उन्हें बगीचे के बीच में बना हुआ एक घर मिलता है। जिस घर को वो जाकर चेक करते हैं तो पाते हैं ये घर बिल्कुल उनकी दादी के जमाने का है, जहाँ मजेदार तरीके से रहा जा सकता है। ये बात वो सभी को बताते हैं, पर किसी को भी यहाँ नहीं रहना था क्योंकि बुढ़िया को दारू चाहिए थी जो आसानी से यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती। बाकी लोगों को अंडसंड खाना खाना था, जैसे कि कैन वाला एक्सपायर फूड। दोनों भाई उन्हें समझाते हैं कि हमें यहाँ बकरी का ताजा दूध मिलेगा, अच्छा मांस मिलेगा, खाने को फल फ्रूट मिलेंगे, सब्जियां मिलेगी, मुर्गियां मिलेगी, अंडे मिलेंगे। यहाँ की जमीन उपजाऊ है तो हम जो उगाना चाहे वो उगा सकते हैं। पर फिर भी वो लोग वहाँ पर नहीं रहना चाहते थे। सुबह वो बकरियां जिनके पैर थे वो वापस आ जाती है, जिनको वो उठाकर अपनी बग्गी में लोड कर लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। रास्ते में बिरजू की वहाँ घूम रहे एक डॉग को देखकर बुद्धि खटक जाती है तो वो ट्रक को रोककर गड्ढा खोदने में लग जाता है। पूछने पर बताता है कि ये मेरी कब्र है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, यहाँ हर चीज की इतनी अच्छी एडवांटेज है, सब चीज फ्रेश है, पर फिर भी तुम लोगों की गिंड में पता नहीं क्या दर्द है जो तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। हालांकि तुम्हें इससे अच्छी जगह मिल जाएगी, पर हर 6 महीने में जैसे हम घर बदलते घूमते हैं फिर से बदलना पड़ेगा और आखिरकार तुम्हें आकर किसी ऐसी ही जगह पर रुकना पड़ेगा। तो अभी क्यों नहीं? क्यों तुम्हें लगता है कि नेचुरल चीजों से हटकर तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाएगा, जबकि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता उन बच्चों के लिए, आने वाली उस पीढ़ी के लिए जिसको हम अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। क्या तुम उन्हें आम की चटनी और सूखी एक्सपायर चिप्स खिलाकर बड़ा करना चाहते हो? अब बिरजू की बात में पूरे 5 किलो के सिलबट्टे जितना वजन था, इसीलिए वो उनकी छाती पर लगती है और सभी लोग वहाँ रहने को तैयार हो जाते हैं। इसके अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी साले बारबेक्यू मटन खा रहे हैं। बिरजू अपने भाई को साइड में लेकर आता है और उससे कहता है ले भाई तू ये ट्रक की चाबी पकड़, बग्गी को अलग कर और जा तू जहाँ भी जाना चाहता है। मुझे पता है तू यहाँ खुश नहीं रहेगा भी कैसे, आसमान से टपका और हमारे साथ अटका, इसमें कुछ भी मजेदार वाली वाइब नहीं आ रही। आगे गंडेला जल्द ही अपना सामान पैक करता है, जिसको याद के तौर पर बिरजू अपनी चोटी काट के देता है और गंडेला भी उसे अपनी एक झीट का बाल तोड़ कर देता है, ताकि टाइम टू टाइम दोनों एक दूसरे को याद करते रहें। गंडेला के वहाँ से निकलते ही कुछ देर बाद लाइलाज बीमारी जल्दबाजी में बग्गी के अंदर आती है और बिरजू को तुरंत बाहर बुलाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उन सभी की सफेद हुई पड़ी है, शकल नहीं कुछ और, क्योंकि वो लोग जो नीचे बंकर से निकले थे गैस मास्क लगाकर बगीचे में उनके चारों तरफ खड़े थे। अपनी टीम को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। इसी के साथ चौथा सीजन या कहे पूरी सीरीज इस बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है, जिसे आगे कंटिन्यू नहीं किया गया। अब बिरजू भड़वा, जिसका नाम विल फोर्ट है, वो इस सीरीज में सिर्फ एक्टर नहीं था, वही शो का क्रिएटर, राइटर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी था। मतलब कि लीड रोल निभाने के साथ साथ वही इसकी डायरेक्शन ऑफ स्टोरी भी तय कर रहा था। यहाँ तक कि पायलट स्क्रिप्ट तक उसने खुद लिखी थी। मतलब कि वो पहला एपिसोड जो शो को लॉन्च करता है और नेटवर्क को दिखाया जाता है कि शो कैसा रहेगा, वो चलेगा या नहीं चलेगा। अब बात करते हैं कि फोक्स स्टूडियो वालों ने इसका 5वां सीजन क्यों कैंसिल कर दिया। एक रीजन ये था कि जब पहला सीजन आया था तो उसे लाखों लोगों ने देखा था और ये फोक्स वालों का एक स्ट्रॉन्ग शो बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी ऑडियंस गिरती गई, हर नए सीजन के साथ देखने वाले कम होते गए, पर देखने वाले इतने भी कम नहीं हुए थे कि शो को कंटिन्यू ना किया जा सके। इसीलिए एक और रीजन ये था कि फोक्स वालों के पास और बड़े नए शोज आ गए थे जिनके लिए जगह नहीं थी। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो लास्ट मैन ऑन अर्थ को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे मुनाफा तो हो रहा था पर अच्छी खासी वाली जेब गरम नहीं हो रही थी। लेट नाइट टॉक शो में एक बार विल फोर्ट से पूछा जाता है कि दुनिया ने अपने दिमाग में लास्ट मैन ऑन अर्थ की बहुत सारी एंडिंग सोच रखी होगी, पर आपने जो सोची होगी वो मायने रखती है, हमें वो जाननी है। विल बताता है वो जो लोग गैस मास्क पहनकर बंकर से बाहर निकले थे उन्होंने उठाकर हमारे पूरे ग्रुप को क्वारंटाइन कर दिया। कुछ समय बाद हमारी तरफ से और गैस मास्क वालों की तरफ से बोलचाल बढ़ने लगी, हम एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, जिसके चलते क्वारंटाइन का प्लान फेल हो गया। आखिर में पता चला कि वायरस तो धरती पर
कब का खत्म हो चुका है। बस अगर वो कहीं जिंदा था तो हमारी गैंग में था, हम ही उस वायरस के कैरियर थे। हमारी बॉडी उससे इम्यून हो चुकी थी, पर उन गैस मास्क वालों की बॉडी वायरस से इम्यून नहीं थी, इसीलिए वो सभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और एक एक करके टैब बोलने लगते हैं। आखिर में बचती है हमारी अपनी इकलौती गैंग, और इस तरह से इस सीरीज का इमोशनल एंड होना था। वैसे मैंने विल फोर्ट की 2 मूवीज एक्सप्लेन की है, दोनों अच्छी है, बट ये कुत्ते वाली मिस मत करना। धन्यवाद।